पता चला। ये बात तो आपको यहाँ करनी चाहिए मुझसे क्या ठीक है। हम लोग का जो टॉपिक था वो टॉपिक बेसिकली शुरू करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया आज का टॉपिक है आपका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस उसके आधार पे नेशनलिज्म इन इंडिया या भारत के अंदर राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रवाद के उदय की बात जो हम लोग करेंगे उससे पहले कल का कुछ टॉपिक भी चल रहा था। क्या चल रहा था? प्रेस का विकास, है ना। भारत में प्रेस का विकास चल रहा था और भारत में प्रेस के विकास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आते रहते हैं लगातार, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ये राष्ट्रवाद वाला मुद्दा यहाँ पे मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ जिससे जब तक आप लोग ये सोच लो राष्ट्रवाद है क्या, दिमाग के अंदर ये बात चलाते रहना, क्योंकि इसके ऊपर जब हम लोग आएंगे तो आपसे इस बारे में डिस्कशन होगा कि राष्ट्रवाद आप समझते किस चीज़ को है और राष्ट्रवाद का मतलब है ना। तो राष्ट्रवाद के ऊपर आएंगे। फिलहाल अभी जो कल का टॉपिक चल रहा था उसको कवर कर लेते। प्रेस का डेवलपमेंट पढ़ रहे थे हम लोग, भारत के अंदर प्रेस का विकास किस तरीके से हुआ, ठीक है। कहाँ तक पढ़ लिया था? 1857 तक शायद, है ना। हाँ, 1857 का लाइसेंसिंग अधिनियम पे हम लोग आ गए थे और पुराने सारे अधिनियम हम लोग ने पढ़ लिए थे। 1857 के बाद के अधिनियम देखिए, अभी तक मैंने इससे पहले का जो अधिनियम आपको बताया था, इस अधिनियम के तहत मैडकॉक प्रेस अधिनियम जो हमने बात की थी, इस अधिनियम के तहत क्या करा गया था? प्रेस को फ्रीडम दी गई थी, मतलब स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी प्रेस को। अब प्रेस फ्री है, फ्रीडम मिल चुकी है उसको। फ्रीडम के बाद में अगेन फिर अच्छा खासा फ्रीडम चल ही रहा था प्रेस को, लेकिन क्या हुआ? 1857 का बड़ा विद्रोह, है ना। और 1857 के इतने बड़े विद्रोह ने एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं निगेटिव पर्सपेक्टिव पैदा कर दिया लोगों के मन में, अंग्रेजों के मन में खास करके, कि उन्होंने क्या करा? वापस से प्रेस के ऊपर रोक लगाना शुरू कर दी। तो ये 1857 का लाइसेंसिंग अधिनियम जो आया था, इसने 1857 की वजह से लोगों के ऊपर, प्रेस के ऊपर कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। अभी तक जो फ्रीडम मिली थी, अब क्या हुआ? वापस से इसके ऊपर प्रतिबंध लग गया। तो 1857 का प्रेस अधिनियम 1857 के बाद कब लागू हुआ, किस समय लागू हुआ, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि 1857 में ही विद्रोह हुआ है और 1857 में ही ये प्रेस अधिनियम लागू हुआ। इसके लागू होने के पीछे का कारण ये था कि इस समय में 1857 का विद्रोह चला था। विद्रोह के बाद में प्रेस को रोकना बहुत जरूरी था, क्योंकि प्रेस के थ्रू ही बहुत सारी ऐसी अफवाहें थी जो अंग्रेजों के खिलाफ लोगों तक पहुंची, है ना। तो उन्हीं अफवाहों से कहीं ना कहीं निपटने के लिए लोगों ने ये अधिनियम अंग्रेजों ने लागू किया था। तो ये 1857 का लाइसेंसिंग अधिनियम था। इसके अंदर हाँ एक परिवर्तन ये था कि इस परिवर्तन के तहत इन्होंने ये करा था कि लाइसेंसिंग अधिनियम के राइट्स अपने पास में होल्ड करके रखे थे, मतलब जब चाहेंगे, जिस समय चाहेंगे, उस समय में लाइसेंसिंग को रद्द कर दिया जाएगा और वापस से फ्रीडम दे दी जाएगी। पुराने समय में वापस से एक अधिनियम आता था पहले, उसके बाद में वो चेंज कर पाता था किसी लॉज को। इन्होंने क्या करा? ये वाले राइट्स अपने पास होल्ड करके रख लिए, मतलब गवर्नर जनरल या वाइसराय के पास में ये अधिकार होगा, वो जब चाहेगा प्रेस को फ्रीडम दे सकता है, ठीक है। ये एक नया परिवर्तन था 1857 के प्रेस फ्रीडम जो नहीं मिल पा रही थी उसके अंदर। वर्नाकुलर प्रेस है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कल हम लोग ने कर ली थी और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में आज बता देते हैं आपको कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर या इसके अंतर्गत बेसिकली हो क्या रहा है। देखिए, वर्नाकुलर वर्ड तो आप लोग अब अच्छे तरीके से जानते हो कि वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? लोकल भाषाओं से होता है, आपकी जो भी लोकल लैंग्वेजेस होती हैं उन लोकल लैंग्वेजेस से कहीं ना कहीं इसका तात्पर्य होता है, ठीक है। लोकल भाषा या लोकल लैंग्वेज, तो जो भी लोकल भाषाओं के अंतर्गत न्यूज़पेपर उस समय में चल रहे थे उनके ऊपर 1878 में एक रोक लगाने के लिए अधिनियम पारित हुआ, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया था? ये भी कल बताया था मैंने आपको। कौन था? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ही तो था इस समय जिसने कई सारे ऐसे कानून पारित किए थे भारत के अंदर, जिन कानून की वजह से लोगों ने वहां पे बहुत सारे आंदोलन किए या कई सारी चीजें उस समय में हुई थी। तो हम ये बात करते थे कि इसके बाद में एक वायसराय आया था या जो रिपन आया था, उसने कई सारे आंदोलन के जो भी
तत्व मौजूद थे समाज में उसको दूर करके सुधार करना शुरू किया था, है ना। तो उनका एक ये एक्ट था लिटिल जॉन कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये करना शुरू करा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में भारतीय भाषाओं के जो न्यूज़पेपर है उनके ऊपर रोक लगा दी जाए, क्योंकि भारतीय भाषाओं के न्यूज़पेपर क्या कर रहे थे, भारतीय लोकल भाषाओं में, बंगाली में, मराठी में, उर्दू में या किसी भी भाषा में लोगों को लगातार क्रांतिकारी गतिविधियों से लगातार उनको क्या कर रहे थे, परेशान करने की कोशिश कर रहे थे अंग्रेजों को, ठीक है, या फिर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे उन सब चीजों के थ्रू। तो इन्होंने क्या करा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू करके ऐसा अधिनियम पारित कर दिया कि भारतीय भाषाओं के जितने भी न्यूज़पेपर है उनके ऊपर सब पे बैन लगा दिया जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी माध्यम के न्यूज़पेपर चलेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है बात है, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम को अच्छे से अंग्रेज समझ पाते थे और उसमें आराम से क्या कर सकते थे, कमियां निकाल सकते थे और कमियां निकाल के उस न्यूज़पेपर के ऊपर एक्शन ले सकते थे। लेकिन लोकल भाषाओं से अभी तक अंग्रेज इतना अवगत नहीं है कि एक एक लेवल के ऊपर जाके उसकी चेकिंग की जा सके, है ना। तो इन्होंने क्या करा, बेसिकली लोकल भाषाओं के जो न्यूज़पेपर है उनको रोक दिया, जैसे बंगाली भाषा का न्यूज़पेपर उस पर बैन लगा दिया, मराठी भाषा का न्यूज़पेपर उस पर बैन लगा दिया, और इन पे जैसे ही बैन लगा, इस समय में ये जो कानून लाया गया था, इस कानून को भी बोला जाता है पर्टिकुलरली दो न्यूज़पेपर के लिए लाया गया, ठीक है। एक का नाम था अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका। अभी आप लोग आगे चल के न्यूज़पेपर वगैरह देखोगे कि अमृत बाजार पत्रिका एक ऐसी न्यूज़पेपर या मैगजीन के फॉर्म में पब्लिकेशन होता था उसका, जिसके अंदर लगातार राजनीतिक गतिविधियों से रिलेटेड आर्टिकल्स छपा करते थे, और उसके अंदर ये भी बताया जाता था कि अंग्रेज किस तरीके से भारतीयों को यहाँ पर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या उनका शोषण कर रहे हैं, इन सब को लेकर उसमें लगातार आर्टिकल्स छपा करते थे। तो इसी के लिए इन्होंने क्या करा, यहाँ पे कानून को पारित किया और जिसके थ्रू सारे लोकल भाषाओं के न्यूज़पेपर को रोक दिया, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट याद रखिएगा, इसीलिए इसको पारित किया गया था, किसके अंडर में, लॉर्ड लिटन के अंडर में इसको पारित किया गया था, ठीक है। ठीक, इसके बाद में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908 आता है, ठीक है, 1908 का अधिनियम। और 1908 के अधिनियम में अब जब हम लोग पहुंचेंगे तो 1908 के अधिनियम में इस समय की आपको राजनीतिक गतिविधियों की बात करें अगर समझाने की, तो इस समय भारत के अंदर चल क्या रहा है उसको देख लो। इस समय भारत के अंदर क्या चल रहा है, बंगाल विभाजन बात की थी कल हम लोग ने, बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल डिवीजन, ठीक, बंगाल डिवीजन 1905, यही तो था, ठीक है। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, उस बंगाल के विभाजन के बाद लगातार भारतीय प्रेस के अंदर या भारतीय मीडिया के अंदर कुछ ऐसे संगठन थे जो अंग्रेजों के खिलाफ बंगाल के विरोध में लगातार आर्टिकल्स छाप रहे थे, ठीक है। उसमें एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक ऐसे लगातार मैगजीन्स, न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे थे, जिसकी वजह से वहां के लोग लगातार इकट्ठे होते जा रहे थे और आंदोलन के लिए ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा था। यह आंदोलन था कौन सा, जिसके लिए ये सब हो रहा है, स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे हम लोग बाद में, जब हम लोग की कांग्रेस की स्थापना वगैरह हो जाएगी। लेकिन इस समय में इतना समझना जरूरी है कि यहाँ पे बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, उसके बाद में लगातार कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां न्यूज़पेपर के माध्यम से हो रही थी, उनको अब रोकने का तरीका था, वो रोकने का तरीका इन्होंने 1908 के अधिनियम में पारित किया। ये क्वेश्चन पीसीएस में अभी ही रिसेंट में पूछा गया था, कुछ 2-3 साल पहले, कि कौन सा अधिनियम ऐसा था जिसने अंग्रेजों को इसलिए मजबूर कर दिया था कि वो भारतीय मीडिया के ऊपर रोक लगाए, क्योंकि इस समय देश के अंदर हिंसा की घटनाएं बढ़ती चली जा रही थी। और हिंसा की घटनाएं क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। तो ये लॉजिक वहां लगाना था कि हिंसा की घटनाएं स्वदेशी आंदोलन की वजह से बढ़ रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने इस आंदोलन के तहत यहाँ पे नया अधिनियम पारित कर दिया, ठीक है। वो अधिनियम यहाँ पे पारित हुआ समाचार पत्र से रिलेटेड, क्योंकि इस समय में स्वदेशी आंदोलन को रोकना था। और एक बड़े आंदोलन को रोकने का सबसे आसान तरीका क्या है कि पब्लिकेशन बंद कर दो, लोगों तक वो न्यूज़ पहुंचाना बंद कर दो जिस न्यूज़ से वो लोग वहां तक पहुंच पाए कि समाज के अंदर ऐसे क्या चीजें हो रही है। तो सामाजिक चीजों के बारे में ही जब पता नहीं चलेगा तो लोग आंदोलन कैसे करेंगे, इसलिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को आंदोलन से दूर कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने इस अधिनियम को इस समय 1908 में पारित किया था, ठीक है। तो ये 1908 का अधिनियम, हर अधिनियम का नाम और उसकी डेट जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि अधिनियम के नाम और डैश लगा के डेट आ जाएगी कौन सा अधिनियम कब पारित हुआ, ठीक है।
उसके अंदर की जो घटनाएं हैं वो तो मैं आपको बताता ही जा रहा हूँ, लेकिन अधिनियम का नाम और उसको कौन से ईयर में पारित किया गया था ये क्वेश्चन पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, जाके आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो उसके अंदर देखेंगे। और एक बात ध्यान रखिए, जितना भी आपको पढ़ाया जाता है क्लास के अंदर, जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसको कृपया करके जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ज़रूर देखिएगा करिए, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की एनालिसिस करना आपको बहुत ज़रूरी है और बहुत ही मस्त है। मैं जो भी टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करा रहा हूँ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट लगा दिया करो जाके, क्योंकि हर चीज़ 1.5 घंटे में करा देना मुमकिन नहीं है ना। अगर मैं इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कराने लगूँ तो क्लास का टॉपिक ही नहीं हम लोग का खत्म डेली हो पा रहा है, तो फिर प्रीवियस ईयर कैसे खत्म हो पाएगा, है ना। तो अच्छा खासा टॉपिक भी समझाने में समय लगता है, वो भी जाता, तो आपको खुद भी कुछ काम करना पड़ेगा। और वो काम में यही है, डेली जो भी टॉपिक हो रहा है, किसी भी विषय के लिए भी बोल रहा हूँ मैं, जिस विषय में भी आपको पढ़ना है, जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो उस विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाया करिए जाए। ठीक है, इससे 2 काम हो जाएंगे। एक काम तो ये अच्छे से हो जाएगा कि आप लोग ये समझ जाओगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने के बाद में जो भी टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है वो आप अच्छे से अपने अध्ययन में ले आओगे, रिवीजन भी हो जाएगा आपका और उससे आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें याद भी हो जाएंगी। और दूसरी अच्छी चीज़ ये हो जाएगी, आपको ये भी यकीन हो जाएगा मास्टर जो पढ़ा रहा है वो कायदे का पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है या कुछ भी पढ़ा रहा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें साथ में हो जाएंगी, ये भी पता चल जाएगा कि हम आपको वैल्यूएबल चीज़ें दे भी रहे या ऐसे ही चल। ठीक है, तो ये आप लोग की जिम्मेदारी है, आप लोग को ये काम करना है बेसिकली, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो लगाना बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जाम हो आपका, किसी भी तरीके की परीक्षा अगर आप दे रहे हो उसके अंदर जब तक प्रीवियस ईयर की एनालिसिस नहीं है तब तक वो परीक्षा पास नहीं कर सकते। तो अभी कितना आसान है आपके लिए, सोचो जरा। अगर मैं आपको सिर्फ प्रेस का विकास पढ़ा के चला गया तो आपको पूरे 20 सालों में सिर्फ एक टॉपिक ढूंढना है, प्रेस का विकास, और उससे रिलेटेड पूरे 20 सालों में 3, 4, 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 3, 4, 5 क्वेश्चन तो लगाने हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आपने ये मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंपाइल कर लिया और फिर उसके बाद में क्वेश्चन लगाने बैठे तो हर साल 10-15 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आता है ना। ऐसे 20 सालों में कम से कम फिर लगाओ बैठ के 200 क्वेश्चन लगाओ ना बैठ के, तो ऐसा नुकसान नहीं करना। तो इस वजह से अभी क्या करो, टॉपिक्स को तोड़ लो और तोड़ के उनके प्रीवियस से लगाते चलो, अभी से लगाते चलो। जैसे 1857 पढ़ाया था, आपको पूरे प्रीवियस से क्वेश्चन लगा लेना चाहिए 57 के जाकर, है ना। इसी तरीके से जो भी टॉपिक करा रहे हैं, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म कराया उसके सारे प्रीवियस लगा लो। जब तक प्रीवियस नहीं लगाओगे तब तक अपने आप की एनालिसिस नहीं कर पाओगे, और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको IAS की परीक्षा देनी है या PCS की देनी है। जिसको जो परीक्षा देनी है उसके प्रीवियस से लगा लिया, है ना। जरूरी नहीं है कि आपको अगर IAS की नहीं देनी है तो आप IAS के क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो जिसको PCS देना वो PCS का लगा लो प्रीवियस से, लेकिन लगाओ उसको। बहुत जरूरी है एनालिसिस करना, बिना एनालिसिस के काम नहीं चलता। इसके बाद देखिए एक अधिनियम और आया, भारतीय प्रेस अधिनियम, इसी के जस्ट बाद में 1910 में फिर स्वदेशी आंदोलन का समय है, और स्वदेशी आंदोलन के समय में एक अगेन फिर आंदोलन यहाँ पे आया, स्वदेशी आंदोलन, और फिर एक प्रेस अधिनियम यहाँ पे आया। इस प्रेस अधिनियम को भी पारित करने के पीछे का लॉजिक फिर स्वदेशी आंदोलन के ऊपर रोक लगाना है, और अब इन्होंने फाइन डालना शुरू कर दिया, पेनल्टी डालना शुरू कर दी। बोले कि अगर स्थानीय सरकार को पंजीकरण कराना है, न्यूज़पेपर मीडिया या इसके माध्यम से पंजीकरण कराना है, तो कम से कम 500 या 500 या 2000 रुपए की राशि जो है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, पहले हमारे पास में रखनी पड़ेगी सिक्योरिटी के फॉर्म में। और अगर इन फ्यूचर हमें लगा गतिविधि कुछ न्यूज़पेपर की गड़बड़ है तो हम ऐसी राशि को जब्त कर लेंगे और आपके ऊपर कार्रवाई अलग करेंगे। तो 1910 के अधिनियम में इस तरीके के प्रोविजन को पारित किया गया था कि लोगों को अब सिक्योरिटी के फॉर्म में 500 और 2000 रुपया जमा करना था अगर वो अपना न्यूज़पेपर या पब्लिकेशन कराना चाहता है स्थानीय सरकार से परमिशन ले। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को यहाँ पे 1910 के अधिनियम में ऐड कर दिया गया था, जो भारतीय प्रेस अधिनियम के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, हाँ, इसके बाद में भारतीय प्रेस अधिनियम आया, और इससे पहले आप लोग देख चुके 1908 का भी जो अधिनियम आया। ऐसे तमाम अधिनियम को रोकने के लिए या इन तमाम अधिनियम पे रोक लगाने के लिए भारत के अंदर एक सप्रू कमेटी बनी है। ठीक है, क्योंकि उनको ये लगा कि भारतीय मीडिया के ऊपर लगातार ये क्या करा जा रहा है, रोक लगाने का काम किया जा रहा है। फिर हम अपनी बात कैसे रखेंगे, हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे, उसके लिए क्या करा गया, एक सप्रू कमेटी का गठन किया गया। सप्रू कमेटी को जब बनाया गया, तेज बहादुर सप्रू एक क्रांतिकारी हैं, आगे चल के इनके बारे में थोड़ा बहुत सुनेंगे आप लोग। तो तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने
यहाँ पे इस बात को रखा कि जो भी यहाँ पे आपने अधिनियम पारित किए वो अधिनियम प्रेस की स्वतंत्रता को रोकने का कार्य करते हैं। एक तरफ हमारे फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार या फिर अधिकारों की आप लोग बात करते रहते हो, भले से झूठे तौर पे करते थे, लेकिन अंग्रेज भारतीयों को एक यकीन दिलाते रहते थे कि हम आपको कुछ अधिकार देंगे, कुछ अधिकार देंगे। तो इन्होंने बोला जो अधिकार मिलने चाहिए वो तो आप छीने ले रहे हो। तो तेज बहादुर सप्रू ने यहाँ पे एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी के बाद में इन अधिनियम को यहाँ पर रोक लगा दिया गया था कि भारतीयों को अब प्रेस की स्वतंत्रता दे दी जाती है और वो जो चाहे आर्टिकल या जो भी पब्लिकेशन करना चाहे उसको यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सप्रू कमेटी थी, इसी के बाद बनी थी, ध्यान रखिएगा, 1910 के अधिनियम के पास में। और जो भी अधिनियम यहाँ पे आए थे उन अधिनियम को क्या कर दिया गया था, यहाँ पे उस पर रोक लगा दी गई थी। इसको लिख लो, सप्रू कमेटी 1910 का प्रेस अधिनियम लिख लेना, उसके बाद में नीचे लिख लेना सप्रू कमेटी। ठीक है, सप्रू कमेटी का गठन हुआ, उसके बाद में जो भी प्रेस के अधिनियम थे उन अधिनियमों को अंग्रेजों ने वापस ले लिया था और उसके ऊपर रोक लगा दी गई। ठीक है, सप्रू कमेटी बोल रहा हूँ बार बार, अध्यक्षता कौन करेगा? तेज बहादुर सप्रू करेंगे ना। ये मेंस में और इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस बहुत काम आएंगे आपको, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि भारत के अंदर जब औद्योगिक या फिर औद्योगिकरण की बात जब हम लोग करेंगे या मीडिया के विकास की बात करेंगे तो आपको इस तरीके से ही बहुत सारी चीज़ें वहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों को आप याद करना शुरू कर दीजिएगा कि 1908 के अधिनियम में क्या लिखा है, 10 के अधिनियम में क्या लिखा हुआ है, और इन अधिनियमों में जो जो बातें लिखी गई हैं वो अधिनियम की बातों को खारिज किसने करवा दिया आगे चल के, या वो रेगुलेट हुई तो किस तरीके से रेगुलेट हुई, इन सब बातों को बीच बीच में मेंशन करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ों को जब मेंशन करना शुरू करोगे तो मार्किंग आपकी अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी, है ना। मार्किंग बढ़ाने के ये सब तरीके होते हैं कि मार्किंग को कैसे बढ़ाया जाए। सप्रू कमेटी के बाद में भारतीय रक्षा अधिनियम, ठीक है, भारतीय रक्षा अधिनियम आया उसके बाद 1915। ठीक है, 1915 में बेसिकली प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। विश्व युद्ध की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, 14 से लेकर 19 तक जो है ये वो काल चल रहा है जिस समय में पहला विश्व युद्ध हुआ था। और पहले विश्व युद्ध में भारत का देखिए कोई भी रोल नहीं है ना। भारत तो ना तो पक्ष में था ना विपक्ष में था, और भारत को किसी भी तरीके से प्रथम विश्व युद्ध का पार्ट भी नहीं बनाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भारतीयों के ऊपर लगातार इस चीज का प्रभाव पड़ रहा था। वो प्रभाव इसलिए पड़ रहा था क्योंकि अंग्रेज हमारे को इस समय गुलाम बना के रखे हुए, है ना। और अंग्रेजों का उपनिवेश होने की वजह से भारतीयों को मजबूरी में ये कुछ चीजों के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ा। मतलब भारतीय आर्मी को भी भेजा जाता था विश्व युद्ध में लड़ने के लिए, भारतीय जितनी भी अर्थव्यवस्था था उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा करता था विश्व युद्ध का। ठीक है, तो विश्व युद्ध के अंदर जितना भी इम्पैक्ट पड़ रहा था, भारतीय सभ्यता के ऊपर जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा था वो अंग्रेजों की वजह से पड़ रहा था। तो उसका प्रभाव प्रेस के ऊपर भी पड़ेगा, भारतीय मीडिया के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज तो विश्व युद्ध के अंदर इन्वॉल्व थे और वो अपना जो फोकस था उस समय विश्व युद्ध पे रखना चाहते थे, और उसके ऊपर फोकस रखने के लिए भारतीय मीडिया को किसी भी तरीके से या तो रोकना पड़ेगा या तो इनको किसी भी तरीके से संभालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो लाइन ऊपर लिखी क्या है, इसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। मतलब इस समय में अगर प्रेस की स्वतंत्रता दी जाती भारत के अंदर तो भारतीय लोग क्या करते हैं, आर्टिकल्स पब्लिश करना शुरू करते कि भारत में इतनी संख्या के अंदर क्या करे जा रहा है, अंग्रेज जो है भारतीयों को भर्ती कर रहे हैं और उसमें इतने भारतीयों की हत्या होती चली जा रही है। लगातार विद्रोह के सुर उठते रहते वहां पे, और वो भारतीयों के लिए तो फेवरिज्म होता लेकिन अंग्रेजों को उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से इन्होंने क्या करा, यहाँ पे इस तरीके का एक अधिनियम पारित कर दिया जो अब वर्ल्ड वॉर के दौरान किसी भी तरीके का कोई फ्रीडम प्रेस को नहीं देगा। इस अधिनियम का नाम है भारतीय रक्षा अधिनियम। ठीक है, तो भारत के अंदर जो भी राजनीतिक आंदोलन इस समय चल रहे हैं उन राजनीतिक आंदोलनों को रोक दिया जाएगा, उनको समाप्त कर दिया जाएगा, इसलिए ये अधिनियम यहाँ पे पारित कर दिया गया। अगर ये अधिनियम यहाँ पारित ना करते तो फिर इनका फोकस भारत की तरफ भी लगा रहता, और एक तो वर्ल्ड वॉर में ऑलरेडी इन्वॉल्व है ना, तो दो तरफ इनका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता है। इस वजह से इन्होंने ये अधिनियम पारित किया। इसका अंतिम आंदोलन का जो अधिनियम पारित हुआ प्रेस के लिए, भारतीय प्रेस आपातकाल अधिनियम 1931, ठीक है, 1931।
ये इस समय भारत में चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। 1930 से भारत के अंदर एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत हुआ क्या था कि भारत के अंदर सभी लोग पूर्ण रूप से टैक्सेस से लेकर हर एक चीज में अंग्रेजों को कॉपरेट करना बंद कर दिए। उन्होंने बोला अब हम कर ही नहीं देंगे आपको, तो फिर आप हमारे ऊपर अत्याचार करोगे कैसे? तो अत्याचार करोगे तो फिर हम जो है आपके ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे, हम शांति बनाए रखेंगे और जो भी अत्याचार आपको करना हमारे ऊपर करते रहिएगा, लेकिन हम आपको कर नहीं देंगे। साफ तौर पर मना कर दिया। जब आप कर नहीं दोगे तो अर्थव्यवस्था अंग्रेजों की चरमरा जाएगी और अर्थव्यवस्था कमजोर होने की वजह से अंग्रेज खुद क्या करेंगे, भारत को छोड़ के चले जाएंगे। तो इन्होंने सारे कर देने से मना कर दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इस समय चला। बोले सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत तेजी से पूरे भारत में फैल रहा था। ऐसे आंदोलन के फैलने का एक कारण प्रेस था, मीडिया ने। वो क्यों थी? क्योंकि गांधी से लेकर तमाम जितने भी आंदोलनकारी थे प्रेस के माध्यम से सभी लोगों को, सारे वर्गों को यहाँ पे खींच रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो एक ऐसा अधिनियम पारित कर रहे थे जिससे ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो रीच है, लोगों तक जो पहुंच रहा है, वो समाप्त हो जाए, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय प्रेस अधिनियम 1931 यहाँ पे लागू किया गया और उससे लोगों तक ये न्यूज पहुंचा दी गई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसी चीज धूमिल हो चुकी है। लोगों तक न्यूज ही नहीं पहुंच पा रही है, तो लोग फिर उसकी तरफ से अट्रैक्ट कैसे होंगे, वहां जाएंगे कैसे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं चीज की जाती है। जैसे आज के समय में अगर आप मीडिया को देखोगे तो मीडिया कभी ना कभी ऐसा रोल प्ले करती है, मीडिया कभी ना कभी ऐसा कुछ काम करती है कि किसी आंदोलन को दबा देती है। वो आंदोलन टीवी में, न्यूज में नहीं दिखाए जाते हैं, है ना। क्यों नहीं दिखाए जाते? क्योंकि सरकारी आदेश होता है ऐसे आंदोलन को प्रेरित ना किया जाए। अगर आप न्यूज में, मीडिया में उनको दिखाओगे या फिर कहीं ना कहीं अगर उसको पूरे देश में फैलना शुरू हो गया अगर वो आंदोलन, तो उससे लोग आकर्षित होंगे और उसमें कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे आंदोलन से बचने के लिए आज भी सरकार प्रेस के ऊपर कंट्रोल करती है। तो उस समय भी लोग क्या करते थे, प्रेस के ऊपर सीधा कंट्रोल, क्योंकि सबसे बड़ा साधन उस समय प्रेस ही था लोगों तक हर तरीके की न्यूज पहुंचाने का, है ना। आज के समय में तो सोशल मीडिया एक साधन हो गया है, आप कितना भी रोकना चाहो तब भी सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं रोक सकता, है ना। तो कुछ भी हो, इंसान इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारी चीजों को चलाते ही चलाता, तो उसके थ्रू सब चीजें पहुंचती रहती है, ठीक है। तो ये सारे अधिनियम है जो प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर रोक लगाने से रिलेटेड भारत के अंदर अंग्रेजों ने किए, या फिर प्रेस के विकास के लिए भी अगर हम बात करें तो ऐसे अधिनियम को पारित करना, अंग्रेज तो पारित करते थे लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक अपोजिट फोर्स लगता था भारतीयों के ऊपर और भारतीय प्रेस के ऊपर और ज्यादा जोर देना शुरू कर दिए, है ना। वो कहते हैं ना कि फोर्स जब होता है ना, जब किसी चीज में प्रेशर डालते हो तो वो रिपल्शन करती है ना। कि जब आप किसी चीज को बहुत दबाओगे तो वो क्या करता है, उल्टा अट्रैक्ट फोर्स डालता है, मतलब क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स डालना शुरू करता है ना। तो ये फोर्स होता है। तो जब आप किसी चीज को बहुत दबाते हो तो वो अपोजिट फोर्स लगाता है। तो यही काम यही हुआ यहाँ पे। आपने तो प्रेस मीडिया को दबाने की कोशिश करी लगातार, उसके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करी, लेकिन उसका उल्टा परिणाम होना शुरू हो गया। भारत के अंदर प्रेस मीडिया और तेजी से वहां पे बढ़ना शुरू हो गई और प्रेस मीडिया के अंदर विकास इसी दौर के अंदर देखा गया, ठीक है। तो ये 1931 तक की बेसिकली हमको पढ़ना था। अब देखिए भारत में समाचार पत्र हैं बहुत सारे, उनकी सूची कुछ दी गई है आपके सामने और कुछ उसकी विशेषताएं भी दी है। विशेषताएं मैं आपको बताता जाऊंगा, बस न्यूज़पेपर का नाम और उसके राइटर और उसके पब्लिकेशन का ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पब्लिकेशन कम से कम 300 से 400 है, ठीक है। लेकिन 300 से 400 मैं आपको नहीं बताने वाला, है ना। 300 से 400 बताते 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 सेशन खत्म हो जाएगा, वो याद करते रह जाओगे सिंपल से। सिर्फ उनको उठा के यहाँ पे लाया गया है जो इम्पोर्टेंट पिछले 20 से 30 सालों के अंदर आपके एग्जाम के अंदर किसी भी तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो हो सकता है आगे चल के भी एग्जाम में ऐसे ही न्यूज़पेपर मैगजीन पूछे जा सकते हैं, है ना। हो सकता है एक आध न्यूज़पेपर या मैगजीन आपको अलग दिख जाए अपने एग्जाम के अंदर, लेकिन उसको भी आप अपनी थिंकिंग के बेसिस पे करेक्ट कर सकते हो या सही कर सकते हो। वो कैसे? जब आपको पता चल जाएगा इस न्यूज़पेपर का नाम अच्छा ये था और उसकी गतिविधि जैसी आपको पता चले, तो आप कहीं ना कहीं लॉजिक लगा ले जाओगे कि हाँ ये इस बंदे का न्यूज़पेपर रहा होगा अगर इस समय काल में होगा। इतने न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये न्यूज़पेपर अगर नया कोई आया है तो वो किसके आसपास या कौन से राइटर के आसपास का वो न्यूज़पेपर रहा होगा। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, मीडिया, प्रेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो पहला न्यूज़पेपर यहाँ पे देख लेते हैं, बंगाल गजट, ठीक है। भारत का सर्वप्रथम न्यूज़पेपर है ये, पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट। 1780 जेम्स ऑक्सटस हिकी ने इसके बारे में सबसे पहले लिखा था।
ठीक है। तो जेम्स ऑक्सटस हिकी इसके लिए जाने जाते हैं। न्यूज़पेपर का नाम है बंगाल गजट, ठीक है। और ये न्यूज़पेपर बंगाल गजट के नाम से जितना पॉपुलर है उतना ही लोग इसके दूसरे नाम से अपरिचित हैं, जानते ही नहीं है कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो जनरल एडवर्टाइजर इसका सेकंड नाम है, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है आपसे वो बंगाल गजट ना पूछ के जनरल एडवर्टाइजर पूछ सकता है, ठीक है। ये न्यूज़पेपर पहला न्यूज़पेपर था जिसको जेम्स ऑक्सटस हिकी ने शुरू किया था। और जेम्स ऑक्सटस हिकी ने यहाँ पे क्या करा है, अंग्रेजों के विरोध में अपने न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिकेशंस करना शुरू किए थे। अंग्रेजों के विरोध का मतलब अंग्रेजों के विरोध में या फिर अंग्रेज जो भी डिमांड यहाँ पे भारतीयों से अनुचित तौर पर किया करते थे उन डिमांड्स को कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों ने रखना शुरू किया, ठीक है। तो ये प्रेस के विकास के अंदर एक न्यूज़पेपर जो यहाँ पे पब्लिश हुआ था, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर। इसके बाद में संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी बोला जाता है कि भारतीय भाषा के अंदर आया हुआ पहला न्यूज़पेपर है, ठीक है। भारतीय भाषा में आया हुआ पहले न्यूज़पेपर का नाम संवाद कौमुदी है और ये 1821 में आया था। इसको राजा राम मोहन राय लाए थे और राजा राम मोहन राय जब लाएंगे इसको तो वो अपनी किसी न किसी रीजनल भाषा के अंदर या क्षेत्रीय भाषा में लाएंगे। तो वो कौन सी भाषा में लाए थे, बंगाली भाषा के अंदर इसको लेके आए थे। तो पहला भारतीय न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो वो कौन सा है, बंगाली। और बंगाली एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर था, डेली का समाचार पत्र नहीं है, कैसा हर हफ्ते एक न्यूज़पेपर आता था। जैसे कुछ समय पहले आप लोग ने भी सुना होगा कि साप्ताहिक न्यूज़पेपर के तौर पर एक न्यूज़पेपर आता था। जैसे पहले दैनिक भास्कर क्या था, साप्ताहिक आया करता था, है ना। मतलब ऐसा नहीं था कि डेली उसके अंदर न्यूज़ प्रिंट हो रही, ऐसा नहीं होता था। डेली के नहीं, साप्ताहिक तौर पे देते थे। और कई सारे ऐसे रीजनल न्यूज़पेपर, कुछ लोग संस्कृत के न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, उर्दू के न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी साप्ताहिक न्यूज़पेपर आज के समय में भी चलते हैं। तो वो साप्ताहिक न्यूज़पेपर के तौर पे वो न्यूज़पेपर यहाँ पे आता, ठीक है। तो संवाद कौमुदी एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर था जिसको राजा राम मोहन राय द्वारा लाया गया था, ठीक है। ये सब लिखते चलिएगा साथ साथ में और मैं बताता चला हूँ। मृत्यु लगभग 1822, ठीक है। मृत्यु लगभग 1822, ये भी राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और इसको जो है फारसी के अंदर, फारसी भाषा के अंदर लाया गया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय द्वारा एक और साप्ताहिक लाया गया था जिसका नाम था मिरातुल अखबार, ठीक है। 1822 में इसको लाया गया था। मिरातुल अखबार के आगे मैच द फॉलोइंग में एक बार क्वेश्चन आया और उसमें डैश लगा के लिखा था मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। और सब लोग सही वही लगाइए, है ना, नाम के हिसाब से लगाइए। लेकिन मिरातुल अखबार फारसी का न्यूज़पेपर है और राजा राम मोहन राय इसको लेके आए थे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार एक फारसी भाषा का न्यूज़पेपर है, ठीक है। 1822 के अंदर आया, ठीक। हाँ, फारसी समुदाय है, फारसी भाषा, ठीक है। एक फारसी समुदाय के व्यक्ति ने इसको बनाया था और जिस भाषा में बनाया हुआ फारसी समुदाय के लोग पर्शियन या फिर फारसी भाषा का ज्यादा उपयोग करते हैं, तो उस वजह से फारसी एक धर्म के नाम लिख लेना, परदोन जी मुरादबाद, उन्होंने इस न्यूज़पेपर को पब्लिश किया, ठीक। बॉम्बे समाचार के बाद में अगला न्यूज़पेपर है बॉम्बे टाइम्स 1838, ठीक है। 1838 में बॉम्बे टाइम्स ये उसी अधिनियम के पास बाद में पारित हुआ था जब मैटकॉफ ने स्वतंत्रता दे दी थी भारतीय प्रेस को, ठीक है। उसी समय में इस न्यूज़पेपर को लाया गया था, ठीक है। और इसके जो संपादक हैं वो जेई ब्रेनन है, ठीक है। और जेई ब्रेनन इस समय में भारत के अंदर एक डॉक्टर थे और आयरिश डॉक्टर है, आयरलैंड के थे, ये वहाँ से यहाँ पे भारत के अंदर आके रहा करते थे। तो इन्होंने उसके बाद में अपनी सेवाएं समाप्त होने के बाद में यहाँ पे पब्लिकेशन शुरू कर दिया था जिसका नाम है बॉम्बे टाइम्स 1838 के अंदर, ठीक है। 1838 में बॉम्बे टाइम्स, राइटर लिख लीजिए जेई ब्रेनन। इसके बाद में है रस्ट गुफ्ता। रस्ट गुफ्ता या फिर इसका मतलब होता है सच्चाई बताने वाला, मतलब ऐसा न्यूज़पेपर जो आपको सत्य दिखा रहा है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसको लाया गया था और ये गुजराती भाषा के अंदर पब्लिश हुआ था, ठीक है। गुजराती भाषा के अंदर पब्लिश हुआ था रस्ट गुफ्ता, सच्चाई बताने वाला जिसका मानना होता है। और 1851 में इसको पब्लिश किया गया।
ठीक है। इसके बाद सोम प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, बहुत चर्चाओं में रहता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया इससे रिलेटेड। सोम प्रकाश 1858 के अंदर पब्लिश किया गया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है द्वारकानाथ विद्याभूषण। आंसर है इसका द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। एक बार क्वेश्चन में द्वारकानाथ टैगोर भी दे दिया गया था और लोग द्वारकानाथ टैगोर आंसर लगाए गए थे, तो ये द्वारकानाथ टैगोर नहीं है, कौन है? द्वारकानाथ विभूषण, ठीक है, नाम अलग है इसलिए ध्यान रखिएगा। एक साप्ताहिक समाचार पत्र है और इसको भी बांग्ला भाषा में या बंगाली भाषा के अंदर पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा पब्लिश किया गया एक न्यूज़पेपर 1858, ठीक। इसके बाद में इंडियन मिरर 1861 के अंदर, ठीक। इंडियन मिरर 1861 और 1861 में इंडियन मिरर की स्थापना की है मनमोहन घोष ने, ठीक है, और साथ में इनके थे देवेंद्र नाथ टैगोर, इन दोनों ने मिलकर इस न्यूज़पेपर की इंडियन मिरर 1861, ठीक है, इंडियन मिरर 1861। देखो इसमें जो नाम है ना देवेंद्र नाथ टैगोर, और ये टैगोर की फैमिली देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ कि हर जगह आपको दिखाई देगी, चाहे आप भारतीय आधुनिक इतिहास जैसे शुरू करते हो टैगोर फैमिली देखना शुरू कर देते हो, है ना। तो टैगोर फैमिली जो द्वारकानाथ टैगोर से शुरू हुआ था कहीं ना कहीं क्रांतिकारी गतिविधियां, और द्वारकानाथ टैगोर ने लगभग 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, है ना, या 18वीं शताब्दी के अंत से लेकर 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक द्वारकानाथ टैगोर ने क्या करा था? क्रांतिकारी गतिविधियों में अपना पार्टिसिपेशन किया था, ठीक है। ये वाली फैमिली ट्री जरूर समझ लो, द्वारकानाथ टैगोर, वरना इसमें कंफ्यूज रहोगे तुम लोग। द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र का क्या नाम है? देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, ये जिनकी बात हो रही है ये है देवेंद्र नाथ टैगोर। इनसे पहले के आंदोलन कौन चलाते थे? इनके पिताजी चलाते थे, जिनका नाम था द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है। और देवेंद्र नाथ टैगोर ये जो है, देवेंद्र नाथ टैगोर के टोटल मिला के 15 बच्चे थे, 15, कहीं कहीं पे 16 भी लिखा हुआ, ठीक है, 15-16 लिखा हुआ, तो 14 से 15, और ये सारे बालक थे, ठीक है, सब बालक लड़के हैं सब। और इन सारे लड़कों में जो देवेंद्र नाथ टैगोर के पुत्र हैं जिनका नाम है रविंद्र नाथ टैगोर, तो रविंद्र नाथ टैगोर की जो नंबर है वो था 14th नंबर, 14वें नंबर के पुत्र थे, ठीक है, 14वें नंबर के पुत्र थे। अब सोचो अगर 2 बच्चों वाली पॉलिसी उस समय लागू होती तो कभी रविंद्रनाथ टैगोर मिलते? नहीं मिलते, है ना। और ऐसे बहुत लोग हुए हैं भारत के अंदर, बहुत सारे आधुनिक इतिहास के लोग हुए हैं जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि वो दूसरे तीसरे पोजीशन वाले हैं, 5 में 6ठे पोजीशन वाले, या फिर 8 में 10 में, और यहाँ देखो 14वीं पोजीशन वाले। महात्मा गांधी खुद, हाँ महात्मा गांधी खुद, जो भी हो, मतलब मैं बता पॉपुलेशन तो नहीं थी उतनी, हाँ 7वें 8वें नंबर पे थे, पॉपुलेशन हो चाहे ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक समय ऐसा था जिस समय में 14th 15th या फिर इस पोजीशन पे आने के बाद में, जो इसका पता है एक लॉजिक ये था कि जितने भी अंत में आने वाले बच्चे होते थे वो ज्यादा काबिल होते थे, इसलिए घर में छोटा बच्चा जो होता है ना वो ज्यादा होशियार और एक्टिव होता है, ऐसा होता है। अब तुम लोग बड़े हो गए तो बुरा मत मानना, हाँ क्या ऐसा होता है क्या? हाँ माननीय पीएम जी अपने, ठीक है, टिप्पणी नहीं करूंगा मैं कुछ, छोड़, है ना, मेरा पॉलिटी सब्जेक्ट थोड़ी है मैं जो टिप्पणी करूंगा। प्राइम मिनिस्टर तो पढ़ ही रहो तुम, पढ़ लिए इसको बनाया सर ने प्राइम मिनिस्टर क्लास में, किसी को तो बनाया ही हो, बनाते रहते हो किसी न किसी को कुछ ना कुछ। अच्छा चलो तो ठीक है, ये इनकी फैमिली ट्री है रविंद्रनाथ टैगोर। और इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं तुम लोग को, चलो रविंद्रनाथ टैगोर के भी आगे की जो फैमिली ट्री है उसमें आपने एक नाम सुना होगा एक्ट्रेस का, शर्मिला टैगोर, ठीक है, तो ये उसी टैगोर फैमिली से है, शर्मिला टैगोर। और शर्मिला टैगोर के जो बच्चे हैं सैफ अली खान या सोहा अली खान, ये लोग जो भी हैं ये सब लोग उसी फैमिली ट्री से हैं। तो टैगोर फैमिली की ट्री से ही ये सारे के सारे लोग उसी ट्री से चले आए, ठीक है। तो आज के समय में अगर इनकी बुनियाद देखी जाए तो वो यही, क्योंकि उस समय में रविंद्रनाथ टैगोर के बाद में जो लोग भी इनके परिवार में या जीन्स में निकले, उनमें जो शर्मिला टैगोर हैं
उन्होंने अपना पूरा का पूरा कहीं कह सकते हो कि जीन्स को आगे बढ़ाने का कार्य किया, ठीक है। मतलब बेटा नहीं था उसके बाद में, तो बेटी के थ्रू फिर वो चलना शुरू हुआ। तो रविंद्रनाथ टैगोर 14th पोजीशन के हैं। और आपको पता है कि क्रांतिकारी गतिविधि अभी 1885 के बाद से बात करना शुरू करेंगे, तो कितने सारे आंदोलन के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने बहुत सारे ऐसे साहित्य या कविताओं के थ्रू या ऐसे बहुत सारे संकलन के थ्रू लोगों तक इन सारी चीजों तक को पहुंचाया था, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा इतिहास के अंदर या फिर भारत की आजादी के अंदर या राष्ट्रवाद के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू हुए। तो रविंद्रनाथ टैगोर वो व्यक्ति जो लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद का बीज बोने के लिए भी जाने जाते हैं, वो अभी बताएंगे आपको कैसे जाने जाते हैं, ठीक है। फिलहाल ये सब ट्री को ध्यान रखना, इसको भूलोगे नहीं, उम्मीद है, ठीक। आगे इंडियन मिरर हो गया। इंडियन मिरर में ये नाम भी लिख लेना, केशव चंद्र सेन, ठीक है। केशव चंद्र सेन ने इसको आगे चल के चेंज कर दिया था, ठीक है, और इसको डेली न्यूज़पेपर में कन्वर्ट कर दिया था केशव चंद्र सेन ने, ठीक है। इंडियन मिरर की ही बात हो रही है। इंडियन मिरर को 1876 में केशव चंद्र सेन ने थोड़ा परिवर्तित कर दिया था, ठीक है, और इसको डेली न्यूज़पेपर में कंपाइल कर दिया था। ठीक है, ये नाम भी लिख लेना, नरेंद्रनाथ सेन। एक नाम और लिख लेना, नरेंद्रनाथ सेन। नरेंद्रनाथ सेन भी व्यक्ति वही है जिन्होंने इंडियन मिरर को और ज्यादा आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, ठीक है। और नरेंद्रनाथ सेन के ब्रैकेट में जरूर लिख लीजिएगा, बंगाल में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे, ठीक है। बंगाल में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे, ठीक। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक्चुअल में संस्थापक कौन है? एचपी ब्लावाट्स्की और ऑलकट, ठीक है, ऑलकट। ये दो व्यक्ति हैं। भारत के अंदर इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे शुरू हुआ था? अड्यार में शुरू हुआ था। भारत में इसकी अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट, ठीक है, बढ़िया। हाँ, इसको याद करते चलो, रिवाइज करते चलो, जो भी चीजें पीछे की आ रही उनको याद करते चलो, ठीक है। तो ऐसे थियोसॉफिकल सोसाइटी का सिर्फ अड्यार में ही थोड़ी रहा, सेंटर कई जगह पे हेडक्वार्टर बनना शुरू, मतलब इसकी ब्रांचेस बनना शुरू हो गई थी। उन ब्रांचेस में एक ब्रांच बंगाल में भी बनी, और बंगाल के थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक है नरेंद्रनाथ सेन, ठीक है। इन्होंने इंडियन मिरर को भी अपना योगदान दिया था। उसके बाद बंगाली 1862 के अंदर एक न्यूज़पेपर, ठीक है, और ये जो है गिरीश चंद्र घोष के द्वारा शुरू किया गया था। गिरीश चंद्र घोष के द्वारा इसको शुरू किया गया था। गिरीश चंद्र घोष के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। बंगाली 1862, ठीक है। 1862 देखिए जब आ रहा है तो ये 1860, 62, 57, 58 ऐसे जो भी आ रहा है, तो आपके दिमाग में 1857 का विद्रोह जरूर चलना चाहिए। ये विद्रोह के बाद में जो परिवर्तन न्यूज़पेपर मैगजीन्स में हुआ होगा, वो उन परिवर्तन में ऐसे न्यूज़पेपर का नाम आता है, ठीक है। तो बंगाली इस समय में एक अच्छा न्यूज़पेपर चला करता था। अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका अभी बात भी करी थी हम लोग ने कि ऐसे कुछ न्यूज़पेपर थे जिसके लिए भारत के अंदर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया था, ठीक है। पीछे जो भी हम लोग प्रेस का अधिनियम पढ़ के आए हैं, वर्नाकुलर प्रेस है। तो अमृत बाजार पत्रिका 1868 में लाया गया। अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात, जिस दिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था, रातों रात इन्होंने बंगाली से उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था, ठीक है। बोले कल से रात, जैसे मोदी जी ने अनाउंस किया था ना, आज से रात में 8 बजे के बाद क्या होगा? नोटबंदी शुरू, मतलब सारे के नोट बंद करना। हाँ, 500,000 के नोट चलना बंद। वैसे इन्हें अनाउंस करा था उस समय, इन्हें बोला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आज रात में लागू हो गया, कल से जो भी न्यूज़पेपर अगर आ गया तो उसके ऊपर फाइन, पेनल्टी और उसको सजा का प्रावधान अलग से होगा, ठीक है। तो इस न्यूज़पेपर ने चालाकी से क्या करा, बोले बंगाली साप्ताहिक को बंदी कर दो। क्या करें, फिर हम बंगाली की जगह अंग्रेजी भाषा में उसको शुरू कर देते। तो इन्होंने रातों रात ट्रांसलेट कर दिया था इस न्यूज़पेपर को, ठीक है। और इसको शुरू करने वाले शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष हैं, ये दोनों भाई हैं जिन्होंने इस न्यूज़पेपर को शुरू किया था, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका बहुत बार पूछा गया है अमृत बाजार पत्रिका के बारे में, क्योंकि ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से भी रिलेट करता हुआ न्यूज़पेपर है, वहाँ भी आ जाता है इसका नाम। फिर घोष ब्रदर्स के द्वारा है, वहाँ भी इसका नाम आ जाता है। और बंगाली का सबसे क्रांतिकारी न्यूज़पेपर के तौर पर इसे जाना जाता है कि क्रांतिकारी गतिविधियों को लगातार लोगों तक पहुँचाता रहता था, इसलिए इसका नाम बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, ठीक। इसके बाद में बंग दर्शन, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, ठीक है, एक न्यूज़पेपर है जिसके अंदर बेसिकली जो बातें होती थी वो साहित्यिक सोर्सेस की होती थी, साहित्य के बारे में ज़्यादा बात करते थे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा राजनीति या फिर लोगों को क्रांतिकारी बनाने का या आंदोलनकारी बनाने का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता था,
ठीक है। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव इसके अंदर नहीं देखा गया। तो ये जो बंग दर्शन था 1872 के अंदर, इसी के अंदर इन्होंने पहली बार एक लेख लिखा था वंदे मातरम का, ठीक है। जो वंदे मातरम को कहीं अगर पहली बार लिखित तौर पर देखा गया वो किसमें देखा गया था, बंग दर्शन के अंदर देखा गया था, ठीक है। तो बंग दर्शन भी महत्वपूर्ण है, उसको भी लिखती नहीं बेटा, लिखती नहीं, कब लिखती लिखा हुआ फोटो ले लिया, छूट गया तो लिखते चलो, बता दिया करो मुझे कभी छूट जाएगा तो लिखा करो। नोट्स नहीं बनाओगे तो अपना नुकसान कर लोगे आप लोग, क्लास में बैठने का मतलब खत्म हो जाएगा। रिवीजन कैसे करोगे, मैं जितना पढ़ा दूंगा उतना फिर नहीं याद कर पाओगे ना बिना रिवीजन के, तो इसको रिवीजन करना जरूरी है। अभी बंग दर्शन जैसे ही हटाऊंगा तुरंत पूछूंगा बंग दर्शन कब हुआ था, तो तुम लोग बोल चुके हो, है ना। वो याद नहीं रहता, एक्चुअल में नहीं रहता जब तक अपने हाथों से ना लिख लो। अब अपने हाथों से लिखा हुआ जो बच्चा होगा वो तुरंत बता देगा 1872 से, है ना। तो इस वजह से लिखना बहुत जरूरी होता है। द हिंदू, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस तो आज भी जानते हो आप, है ना। अगर सिविल सेवाओं की तैयारी कर तो द हिंदू न्यूज़पेपर 1878 के अंदर आया था और आज तक ये न्यूज़पेपर अपनी उसी क्वालिटी के ऊपर जाना जाता है, उसी इम्पोर्टेंस के लिए आज भी जाना जाता है। इसने अपनी इम्पोर्टेंस कभी कम नहीं होने दी। ये शुरू में भी उस तरीके की बातें करता था कि समाज के अंदर अगर गवर्नमेंट का कुछ कमियां हैं तो उसको भी लेके आएगा, गवर्नमेंट की कुछ अच्छाइयां हैं तो उसको भी लेके आता था। तो ये एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच देने की कोशिश इसने हमेशा की है और वो कोशिश अभी भी करता है ना। तो द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर कई सारे आर्टिकल्स या बहुत सारी चीज़ें आप एडिटोरियल्स के फॉर्म में पढ़ोगे तो उन सब के अंदर आपको ये दिखाई देगा कि द हिंदू एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ में आपके सामने रखा जाता है। तभी सबसे ज़्यादा उपयोगिता के तौर पर सिविल सर्विसेज में इस न्यूज़पेपर के ऊपर यकीन करा जाता है। कई बार तो यूपीएससी के घोषित तौर पर तो नहीं कहूँगा, अघोषित तौर पर यूपीएससी के भी बहुत सारे डायरेक्टर्स ये बोल चुके हैं कि द हिंदू से हम क्वेश्चंस उठाते हैं और द हिंदू से क्वेश्चंस उठा के हम एग्जाम में देते हैं। तो ये तक बोला जाता है कि आप अपना सिलेबस एक बार खत्म कर लीजिए, अपने सिलेबस में एक बार काम कर लीजिए। आपका अगर सिलेबस एक बार खत्म हो गया उसके बाद द हिंदू की 1 साल की एनालिसिस कर ली, 1 साल अगर द हिंदू की एनालिसिस कर ली तो सिविल सेवा का जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर एक एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पाओगे, है ना। तो सिविल सेवाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर और इसकी उपयोगिता तब से ही है। सुब्रमण्यम अय्यर, आज भी ये नाम लिख के आता है हिंदू न्यूज़पेपर में, कहीं पे साइड से आप देखोगे तो इस न्यूज़पेपर में द हिंदू ध्यान रखेगा। केसरी और मराठा, ठीक है, मराठा एक बोल लीजिए या मरहट्टा भी बोला जाता है, ऐसे कहीं कहीं मरहट्टा भी दिखाई दे जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मराठी भाषा में था तो लोग मराठा मराठा कहने लगे इसको, एक्चुअल में इसका जो मतलब था वो मरहट्टा, ठीक है। तो इसको केसरी और मराठा को शुरू करने वाले जो हैं वो बाल गंगाधर तिलक थे और बाल गंगाधर तिलक ने इन न्यूज़पेपर्स को, या फिर आप इनको कह सकते हो कि ये पहले संपादकीय के तौर पे शुरू हुए थे, मतलब सिर्फ एक आर्टिकल दिए जाते थे। केसरी का एक आर्टिकल आया, मराठा का एक आर्टिकल आया, वो आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ अलग अलग न्यूज़पेपर में दिए जाते थे। फिर उसकी एक मैगजीन बन गई, वो मैगजीन पब्लिश होना शुरू हो गई। उसके बाद में केसरी और मराठा को न्यूज़पेपर के तौर पे भी देश भर में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इन न्यूज़पेपर में 4 बहुत इंपॉर्टेंट कार्यों के ऊपर बार बार चर्चा की जाती थी। इसका टारगेट यही था कि लोगों के अंदर इन 4 भावनाओं को पहुंचाया जा सके, जिसके अंदर पहली चीज है स्वराज। स्वराज बहुत इंपॉर्टेंट चीज लोग समझते थे इस समय में। जो भी इस समय गरम दल के नेता थे कांग्रेस के गरम दल के नेता समझोगे आप लोग, बाद में बताऊंगा मैं। फिलहाल कांग्रेस के कुछ नेता स्वराज को बहुत इंपॉर्टेंट समझते थे। स्वराज का मतलब समझते हैं आप लोग, सेल्फ रूल, मतलब स्वयं का रूल भारतीय खुद चाहते थे। भारतीय नहीं चाहते थे अंग्रेज रूल करें, कौन करे, भारत खुद रूल करे। तो स्वराज के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बार बार दिया जाता था कि स्वराज एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद स्वदेशी एक बार बार टॉपिक उठ के आता था। स्वदेशी का मतलब होता है अपने ही देश में खुद की वस्तुओं को उत्पादित करना। तो अपने देश की खुद की वस्तुओं को लोग यूज करना चाहते थे, उसका उत्पादन करना चाहते थे। ऐसी वस्तु के लिए स्वदेशी के ऊपर भी लगातार यहाँ पे कार्य किया जा रहा था। इसमें बहिष्कार तीसरा ऑब्जेक्टिव इनका होता था। बहिष्कार मतलब अगर आपकी बात को ना माना जाए तो क्या कर दो, बहिष्कार कर दो, बॉयकॉट कर दो, ठीक है। तो इस समय अगर आपकी बात को नहीं माना जा रहा था यहाँ पे, तो इन्होंने क्या बोला, हम बहिष्कार कर देंगे। तो यहाँ पे बहिष्कार के एक पूरे मोटिव को यहाँ पे चलाया जा रहा था कि अगर अंग्रेज हमारी किसी भी बात को नहीं सुनेंगे तो हम क्या करेंगे, बहिष्कार कर देंगे। और बहिष्कार चाहे टैक्स का बहिष्कार हो, चाहे उनके आदेशों का बहिष्कार हो, चाहे उनके बनाए गए कानूनों का बहिष्कार हो, हर तरीके से अंग्रेज की हर एक बात को बहिष्कार करने का दौर शुरू होता है, ठीक है। तो ये बहिष्कार हो गया। चौथा, राष्ट्रीय शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा के ऊपर भी जोर देने की बार बार बात की जा रही है यहाँ पे कि राष्ट्रीय शिक्षा पे भी लगातार जोर दिया जाए, उसके ऊपर भी चर्चा होती है।
तो ये 4 इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव होते थे केसरी और मराठा के, और यही ऑब्जेक्टिव आप पूरे के पूरे गरम दल के नेताओं के तौर पे पढ़ लोगे जब हम कांग्रेस का विभाजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही ऑब्जेक्टिव वहाँ पे भी आप लोग को देखने को मिलेगा। स्वदेश मित्र, ठीक है, 1882 स्वदेश मित्र, ठीक। स्वदेश मित्र तमिल भाषा में लिखा हुआ एक न्यूज़पेपर है, तमिल भाषा के अंदर लिखा हुआ एक न्यूज़पेपर है स्वदेश मित्र, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की है? जिसने द हिंदू का पब्लिकेशन करना स्टार्ट किया था उसी ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक। तमिल भाषा में स्वदेश मित्र, ठीक है, स्वदेश मित्र ये लिखा हुआ है, स्वदेश मित्र, ठीक है। ये तमिल भाषा में था, इसको बोला जाता था साउथ का हिंदू, ठीक है। नाम न्यूज़पेपर के तौर पे इसको साउथ का द हिंदू के तौर पे भी इसको पॉपुलर लोगों ने कर रखा था कि साउथ के अंदर इस तौर पर इसको जाना जाता है, ठीक है। हो सकता है बारिश होने वाली, बूंदाबांदी आ चुकी है, इसलिए थोड़ी बताया तुमने। जब मेंस का पेपर देने जाओगे ना तुम लोग, वहाँ छुट्टी मांगना, अभी मत मांगना, ठीक है। जब मेंस लिखने जाओगे ना तब छुट्टी मांगना, तब 3-3 घंटे के 2 स्लॉट होंगे, 2 स्लॉट, एक ही दिन में 6 घंटा लिखना होगा, और वहाँ लिखना होगा, सुनना नहीं होगा। वहाँ यहाँ तो बैठ कर आराम से सुनते रहते, वहाँ क्या होता है लिखना होता है। एसी रूम नहीं मिलते, एकदम नहीं मिलते, वहाँ क्या मिलते हैं, ये ऐसी हवा भी नहीं लगती कभी कभी, ऐसे वाले कमरे दिए जाते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में भले से आपको प्लेन से छोड़ के आएगा यूपीएससी कि चलो एरोप्लेन से तुम्हें इंटरव्यू दिला दें, लेकिन मेंस में गारंटी नहीं लेता कि कौन से कमरे हम आपको देंगे, ना एसी ना पंखे ना कूलर, किसी की कोई गारंटी नहीं लेता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स हो मेंस हो एग्जाम आपको उसके लिए मिल जाए, हाँ बाद में मिलेगा, उससे पहले का संघर्ष सीखो ना यहाँ पे बैठ के। यूपीएससी का संघर्ष जो होता है वो आप डेली रूटीन के हिसाब से, उसकी आदतों के हिसाब से डेवलप करें, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा। यूपीएससी में सिलेक्शन जो होता है ना, मैंने तो बोला था है ना, मानसून मुझे पता है क्या होता है, हाँ पढ़ रहा था, तुम लोग अभी आ जाते हो घूम फिर, खैर मेरे इतिहास पढ़ो। तो मैं तुम लोगों को यूपीएससी के बारे में बता रहा था। एक बार हम अपनी स्टोरी बताए, 2018 या 19 का टाइम था ये, और 18-19 में एक बार पेपर देने का यूपीएससी का प्रीलिम्स का सेंटर पड़ा था, लखनऊ के अंदर ही रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो लखनऊ में सेंटर डालते थे सर। तो लखनऊ में वहाँ पे जब सेंटर पड़ा तो हम हर तरीके की तैयारी के साथ गए, ठीक है। 10-10 घंटे बैठने की आदत थी, लाइब्रेरी में सुबह से बैठ जाते थे जाके, और दिन तक उठते ही नहीं थे, ऐसी आदत, मतलब शाम तक नहीं उठते थे, वो वाली बैठने की आदत डाल रखी थी, भूखा रहने की भी आदत थी, सब था, पूरा दिन काट लेंगे हर आदत, ठीक। एक आदत नहीं डाली थी, वही हो गया वहाँ पे, ठीक है। और वो हुआ क्या, पेपर देने बैठे वहाँ पे, पेपर देने जैसे ही बैठे चली गई लाइट, ठीक। और वहाँ के जो कमरे होते हैं, वो सरकारी स्कूल के छोटी सी टेबल दे दी जाती है आपको बेंच से, जिसमें वो चूं आवाज़ है ना, वो अलग से आवाज़ें उसमें आ रही थी, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही लाइट गई, लाइट जाने के बाद जो बॉडी से पसीना बहना शुरू हुआ, अब आप क्वेश्चन पे ध्यान दो या जो पसीना टपक रहा है उसके ऊपर ध्यान दो, फोकस बिगड़ना शुरू हो गया वहाँ से। एक तो ध्यान पेपर पे लगाएं, पेपर पे हटा रहे हैं दिमाग तो गर्मी लग रही है, गर्मी से हटा रहे हैं दिमाग, फिर थोड़ा बहुत फोकस करके पेपर पे जा रहे हैं, उस सब की वजह से यकीन मानो 5 से 6 क्वेश्चन खराब, 5 से 6 क्वेश्चन, और वो बहुत अच्छे आते हुए क्वेश्चन खराब हुए। अब यही बात हो गई कि इतिहास में पढ़ाता हूँ मैं, इतिहास के क्वेश्चन गलत करा, है ना, ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है वहाँ पे। और जब आपकी मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है तो आप किसी भी एग्जाम को दोगे, वहाँ पे वो एग्जाम के देने का मतलब खत्म हो जाता है। बस यही प्रैक्टिस नहीं किया था और वही हो गया, ठीक है। अभी जो बच्चे यहाँ से भाग भाग के जाके एसी की लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं बैठ के ना, उनको ये बात तब रियलाइज होगी कि सर आप सही कह रहे थे कि अगर हम लोग यहाँ बैठ के पढ़ाई कर लेते उस समय तो शायद ये वाली आदत हमारे अंदर भी आ चुकी है। उसके बाद जब अगली साल एग्जाम दिया तो पंखे में ही नहीं बैठते थे, एसी तो दूर की बात है, सिर्फ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, 2 घंटे दिन के दोपहर के सिर्फ धूप में बैठ के पढ़ाई किया करते थे, जाड़ों की धूप में बता रहा हूँ, गर्मियों की धूप में, ठीक है, जाड़ों की धूप। और गर्मियों में जो है सिर्फ पंखे का जो रूम का पंखा बंद कर देते थे और बंद करके पढ़ाई करते थे। तो ये फिर धीरे धीरे हैबिचुअल होना शुरू हो गया इस बात में। तो ये क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है, यूपीएससी का एग्जाम देने का मतलब सिर्फ पढ़ाई थोड़ी है कि पढ़ के गए, सब कुछ घोट लिया, दिमाग के अंदर भर लिया और वहां जाके आप परफॉर्म कर लो।
यूपीएससी का एग्जाम 70% पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एग्जाम है, 70%। आपकी 30% नॉलेज एग्जाम पास करा देगी आपको, सिर्फ 30% नॉलेज। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना इतिहास, इसका 30% भी स्कोर रहेगा ना यहाँ पे, एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। इतिहास के बेसिस पे नहीं, सारे सब्जेक्ट के बेसिस पे बता रहा हूँ। लेकिन 70% आपकी पर्सनैलिटी ग्रो होनी चाहिए, और पर्सनैलिटी ग्रो नहीं है तो एग्जाम नहीं निकलेगा। और पर्सनैलिटी ग्रोथ में वही चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप सोचो, आप एक क्वेश्चन सही कर सकते थे, उसमें शायद थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, लेकिन वो दिमाग लग ही नहीं पा रहा, क्योंकि दिमाग तो पसीने के साथ बह जा रहा है ना, तो कैसे फिर दिमाग लगेगा। इस वजह से हर एक चीज़ के लिए तैयार रहो जब इस एग्जाम को देने जा रहे हो, क्योंकि भारतीय एजुकेशन की जो हालत है वो तो आपको पता ही है, उसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं जा सकता। ठीक है, संध्या लिख लिया 1904। हाँ चलो, हाँ नहीं, आप उनसे डिमांड करके देख लो, वो कहेंगे फिर दूसरा एग्जाम दे दो सर। आप डिमांड करके देख लो, वो कहेगा फिर बैंकिंग का एग्जाम दो जाके, भैया वहाँ पे तो सीपीटी मोड पे कराते हैं, एसी का रूम देते हैं, कंप्यूटर रूम देते हैं, बैठ के दो आराम से। हाँ, अब मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूँ, बायोलॉजिकली डिफाइन उसमें आ रहा था हर चीज़ की तैयारी करके आए, और यही नहीं सोचा, बस यही नहीं सोचा। और ये बहुत ज़्यादा पता है बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, और इसके बारे में आप सच में नहीं सोचोगे, कोई नहीं सोचता, लेकिन जब वहाँ हो गया साथ में तो सोचा। ऐसी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, भारतीय समाजशास्त्री श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इसको लाया गया था। ठीक है, इस न्यूज़पेपर का नाम है भारतीय समाजशास्त्री, और इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इंडियन सोशलिस्ट। ठीक है, तो कभी कभी इसका नाम इंडियन सोशलिस्ट के तौर पे भी आ जाता है, हिंदी में ही लिख के आ जाएगा सोशलिस्ट न्यूज़पेपर किसका था। ठीक है, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन के अंदर सोशलिस्ट न्यूज़पेपर की वहां पे स्थापना की। ठीक है, तो भारतीय समाजशास्त्री या इंडियन सोशलिस्ट न्यूज़पेपर का नाम है, जो उस समय में पब्लिश किया गया। ठीक, वंदे मातरम, इसके बाद में विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष द्वारा इसको संपादित किया गया। और देखिए 1905 का समय, बंगाल में क्रांतिकारी विचारों को और डेवलप करने के लिए किया गया होगा, स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए किया गया होगा। तो अगर आपसे पूछ भी ले कि वंदे मातरम को क्यों पब्लिश कराया जा रहा है, तो वंदे मातरम की डेट भी नहीं दी गई, डेट आप लोग याद कर लो, क्या है 1905 है। अब वंदे मातरम का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ रहे तो आप एक ऑब्जेक्टिव में क्या लिख दोगे वहाँ पे, ये स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए वंदे मातरम का पब्लिकेशन कराया जा रहा है। ठीक है, दो नाम इंपॉर्टेंट है, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। ठीक, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। ये गरम दल के नेताओं के तौर पे जाने जाते हैं कांग्रेस में। ठीक है, नरम दल गरम दल अभी मत समझो, बाद में समझाएंगे। युगांतर 1906, वरेंद्र कुमार घोष द्वारा स्थापित, युगांतर 1906। इसके अंदर जो 2-3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना नीचे, इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। युगांतर के बारे में 2-3 पॉइंट जो नीचे लिखे हुए हैं वो लिख लो, जैसे अलीपुर बम केस के बारे में है, गुरिल्ला युद्ध के बारे में इसके अंदर मेंशन है, इन सब चीज़ों के बारे में मेंशन है। बंगाल के विभाजन की क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इस न्यूज़पेपर को भी पब्लिश किया गया। बंगाल के सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी लोग रहे हैं देश में, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन बंगाल का रहा है देश में। ठीक है, इस वजह से क्रांति नहीं अच्छी बात है। तो अगर बात करें, बंगाल सबसे ज़्यादा गतिविधियों में पार्टिसिपेट करता है राष्ट्रपति, इस वजह से बंगाल का नाम हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन फ्यूचर कभी भी। ज़्यादातर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या क्रांतिकारी गतिविधियां जो भी देखने को मिल रही है देश में, वो बंगाल से ही क्यों देखने को मिल रही है, या बंगाली भाषा में ही क्यों देखने को मिल रही है, बार बार बंगाल का जिक्र आ ही क्यों जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको लैंड ऑफ रेवोल्यूशनरी बोला जाता था उस समय में, क्रांतिकारी लोगों का उदय ही वहीं से होता था। बंगाल क्योंकि क्या था, कैपिटल था अंग्रेजों का, क्या था, कैपिटल, राजधानी, और राजधानी के तौर पर सबसे ज्यादा गतिविधियां कहाँ देखने को मिलेंगी, बंगाल में देखने को। अगर आज के समय में कोई आंदोलन किसी को चलाना होता तो दिल्ली के जंतर मंतर जाता है ना, ऐसा थोड़ी है कि अगर मोदी जी से गुस्सा है तो फिर वो बंगाल में ममता बनर्जी को ठोके जा गए, ऐसा तो नहीं होगा ना, तो वो दिल्ली में ही तो जाएगा जंतर मंतर।
तो इस वजह से बंगाली आंदोलन यहाँ पे इसीलिए सारे पॉपुलर इसलिए हैं, या बंगाल में ही ज्यादातर लोग इसलिए करते थे। एक तो क्रांतिकारी गतिविधियों में सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा वही लेते थे, सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी नेता वहीं से पैदा हुए, और उसके बाद बंगाल अंग्रेजों की राजधानी भी था, कलकत्ता कैपिटल था उनका, इस वजह से बंगाल में इतने सारे आंदोलन देखने को मिल रहे। ठीक है, या जो भी चीज होती थी। युगांतर लिख लिया, ये तीनों पॉइंट ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये इसमें इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अल हिलाल 1912 मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके फाउंडर है। ठीक है, अल हिलाल 1912। अब इसके अंदर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस तरीके का क्या ऑब्जेक्टिव के साथ में इस न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया था, तो ऑब्जेक्टिव के तौर पे आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो आराम से। एक तो उस समय की भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को थोड़ा सा स्पीड या फिर गति देने के लिए को लाया गया होगा, और दूसरी चीज अल हिलाल और एक मुस्लिम के द्वारा ही डेवलप किया जा रहा है, तो क्या मुस्लिमों को बात नहीं की गई होगी उसमें? बिल्कुल की गई होगी। तो कहीं से भी मुस्लिम का पॉइंट इसके अंदर अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो हाँ बोल देना कि हाँ इसमें उस तरीके की बात की गई होगी, जैसा कि नीचे एक पॉइंट में मेंशन भी किया गया है। Okay. उसके बाद में गदर लिख लेना 1913। गदर 1913, गदर एक साप्ताहिक पत्रिका थी, और गदर का जो शुभारंभ हुआ था वो ऐसे ही नहीं हुआ था। गदर एक ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, एक समूह है। और गदर का जो फॉर्मेशन हुआ था वो भारत के अंदर नहीं हुआ था, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यूएसए, सैन फ्रांसिस्को एक जगह है वहाँ पे गदर पार्टी बनी थी एक। और गदर पार्टी को बनाने वाले जो व्यक्ति उनका नाम था लाला हरदयाल। क्या नाम था? लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल ने एक गदर पार्टी बनाई थी सैन फ्रांसिस्को में। उनका काम यही था कि पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन सैन फ्रांसिस्को या यूएसए से करा जाए, क्योंकि वहां पे अगर भारत में ऐसा संचालन करा जाता था तो क्या होता था, अंग्रेज उसके ऊपर रोक लगा दिया करते थे, बार बार उस पर सेंसरशिप लग जाती थी, है ना, या फिर उनको किसी ना किसी तरीके से दबाने की कोशिश की जाती थी। तो इन्होंने इसकी मुहिम चलाई सैन फ्रांसिस्को से। ठीक, सैन फ्रांसिस्को से ये मुहिम चली गदर के तौर पर, और ये अब क्या हुआ, एक साप्ताहिक पत्रिका में कन्वर्ट हो गया। पूरे देश को, भारत को सैन फ्रांसिस्को तक खबर कैसे आएगी कि वहां पे ये आंदोलन आप ही लोगों के लिए चलाया जा रहा है? कैसे आती थी? वो आती थी, एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाने लगा कि गदर का आंदोलन आप ही लोग के लिए चल रहा है, क्यों चलाया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पे लिखा जाता है। तो गदर 1913 में ये कई सारी भाषाओं के अंदर प्रकाशित होना शुरू हो गया, जिसमें कुछ भाषाएं हैं उर्दू, पंजाबी, हिंदी या अन्य कुछ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जिसमें इसको पब्लिश किया जाता है। लाला हरदयाल। इसके बाद कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ और कॉमा लगा के न्यू इंडिया भी लिख लेना। ठीक है, कॉमनवेल्थ और कॉमा लगा के न्यू इंडिया भी लिख लेना। इन दोनों का प्रकाशन इस समय में एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, एनी बेसेंट ने इन दोनों का प्रकाशन किया था। होम रूल आंदोलन की ही वजह से, हाँ बिल्कुल, वो होम रूल आंदोलन जब आएगा उसकी बात करेंगे। फिलहाल भारत में इस समय आंदोलन चला था, जिस आंदोलन का नाम होम रूल लीग था, है ना। मतलब होम रूल लीग का मतलब ये था कि भारत के अंदर स्वयं का रोल या अपना ही रोल प्राप्त करने के लिए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने एक मुहिम शुरू की थी। उस मुहिम के तहत ही एनी बेसेंट ने इन आंदोलन के तौर पर कुछ मैगजीन्स और कुछ न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू किए, जिसमें कॉमनवेल्थ या फिर दूसरा नाम यंग इंडिया है। ठीक है, कॉमनवेल्थ के साथ में अगर कुछ लोग कॉमनवील पे कंफ्यूज हो रहे हो कि कॉमनवेल्थ या कॉमनवील, तो ये वही है। ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत हो, ये कभी कभी कॉमनवील भी लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक, इसके बाद यंग इंडिया। देखिए, यंग इंडिया एक पुस्तक भी है जो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है, और यंग इंडिया एक पब्लिकेशन न्यूज़पेपर के तौर पे भी है जो गांधी जी के द्वारा संपादित किया गया था। ठीक है, तो यंग इंडिया यहाँ पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये किसका है? लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है यहाँ पे यंग इंडिया। ठीक है, तो यंग इंडिया यहाँ पे जो है वो यूएसए में प्रकाशित हुई थी।
और गांधी जी की यंग इंडिया जो साप्ताहिक न्यूज़पेपर के तौर पर आई थी वो भारत के अंदर आई थी। तो यंग इंडिया अगर पुस्तक पूछा जाए तो लाला लाजपत राय की है, और अगर आपसे न्यूज़पेपर या फिर साप्ताहिक के तौर पर पूछा जाए तो वो किसकी है, वो महात्मा गांधी की है। ठीक है, महात्मा गांधी। इसके बाद स्वतंत्र मोतीलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। स्वतंत्र 1919 मोतीलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, लास्ट लाइन लिख लो बस इसकी। इसका मुख्य उद्देश्य इलाहाबाद के दैनिक लीडर का मुकाबला करना था। इलाहाबाद में एक दैनिक और पब्लिश होता था, लीडर, और वो लीडर एक ऐसा न्यूज़पेपर था जिसके अंदर कई बार अंग्रेजों को समर्थन दिया जाता था, और ये उसी के विरोध में इन्होंने इस न्यूज़पेपर को यहाँ पर प्रकाशित करना शुरू किया था, जिसका नाम था स्वतंत्र। 1919 पहले ही। बंदी जीवन 1922 सचिंद्रनाथ सान्याल। ठीक है, सचिंद्रनाथ सान्याल। बंदी जीवन एक स्टोरी है टोटल वो, ठीक है, और वो बंदी जीवन मतलब एक कैदी का जीवन किस तरीके का होता है उसको लेकर अपनी आत्मकथा लिखी है सचिंद्रनाथ सान्याल ने। क्योंकि सचिंद्रनाथ सान्याल को जेल हो गई थी 1924 के अंदर, इसके बाद में लंबा जेल हुआ था उन्हें, और उससे पहले भी उन्हें कई बार जेल की हवाएं खानी पड़ी हैं, और ऐसी चीज़ों को उन्होंने अपनी आत्मकथा के अंदर मेंशन किया था। ठीक है, तो वो एक बंदी जीवन एक आत्मकथा है जिसके अंदर सचिंद्रनाथ सान्याल ने जेल का जीवन कैसा होता है उसके बारे में वर्णन किया है। हरिजन 1933। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन की स्थापना की गई थी। ठीक है, यह भी एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक था जिसका नाम है हरिजन। 1933 के अंदर अंग्रेजी भाषा का एक साप्ताहिक जिसका नाम था हरिजन। ठीक है, हरिजन के अंदर बात किसकी की जाएगी, अनटचेबिलिटी को प्रमोट किया जाएगा, है ना, प्रमोट किया जाएगा, अनटचेबिलिटी को प्रमोट किया जाएगा, प्रमोट ही तो किया जाएगा, अस्पृश्यता को प्रमोट किया जाएगा। हाँ, तो क्या करा जाएगा, छुआछूत को प्रमोट थोड़ी किया जाएगा, प्रमोट करने की बात होगी ना, डिमोशन की बात होगी, उसको रिड्यूस करने की बात होगी, उसके खिलाफ लड़ाई की बात होगी। तो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में इस न्यूज़पेपर को छापने की बात हुई थी हरिजन न्यूज़पेपर के अंदर। ठीक है, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेस का जो भी भाग था वो प्रेस का भाग यही है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है प्रॉपर, और यही क्वेश्चन आपकी प्रारंभिक मुख्य और इंटरव्यू की परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम लोग इसका पूर्ण रूप से कंक्लूजन करने की कोशिश करें तो कंक्लूजन करने में 2-3 पॉइंट बहुत मुख्य रूप से सामने आ जाते हैं। उसके अंदर एक यही है कि भारत में प्रेस के विकास ने लोगों के अंदर क्या करा था, एक राष्ट्रवादी भावना को डेवलप करने का कार्य किया था। राष्ट्रवादी भावना या राष्ट्रीय आंदोलन अगर कहीं भारत के अंदर पैदा हुए, उत्पन्न हुए, तो उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान किसका है, वो प्रेस का ही माना जाता है। ठीक है, भारत के अंदर प्रेस ने लोगों के अंदर आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत करना, आर्थिक रूप से उनको, सामाजिक रूप से उनको समाज के अंदर किस तरीके से बदलाव करने चाहिए उसके लिए प्रेरित किया। भारत के अंदर सामाजिक धार्मिक जितने भी सुधार आंदोलन हुए वो सब भी किसकी वजह से पॉसिबल हो पाए, वो भी इन्हीं प्रेस के या फिर बुक्स की वजह से पॉसिबल हो पाए थे। भारत के अंदर जो पुस्तकें लिखी गई, किताबें लिखी गई, जो भी परिवर्तन हुए वो सारे के सारे परिवर्तन ने भारत को एक नई दिशा दी, और वो सारी नई दिशा प्रेस के विकास की वजह से ही देखने को मिलती है। तो कंक्लूजन में आप बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स इसके लिख सकते हो कि भारत में प्रेस के विकास को अंग्रेज क्यों करना चाहते थे, अपने प्रॉफिट के लिए। शिक्षा को क्यों करना चाहते थे, अपने प्रॉफिट के लिए। लेकिन उस सबका भारतीयों ने फायदा उठाया, प्रेस का फायदा भारतीयों ने उठाया, आधुनिक शिक्षा का फायदा भारतीयों ने उठाया, और इसी का फायदा उठाते हुए भारतीयों ने आगे चल के आजादी को प्राप्त कर लिया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए कुछ श्रमिक वर्ग के आंदोलन है। श्रमिक वर्ग का आंदोलन का मतलब वर्किंग पीजेंट मूवमेंट्स, मतलब भारत के अंदर कुछ मजदूर संगठन ऐसे थे जिन्होंने भारत में कई सारे आंदोलनों को चलाया। अब वो मजदूर संगठन के आंदोलन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर से बता दूं मैं, इसको बहुत ही लिमिटेड सीमा में हमको पढ़ना है। भारत के अंदर जितने भी मजदूर संगठन के आंदोलन हुए, उन मजदूर संगठन के आंदोलन से रिलेटेड मेंस में अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन आया प्रॉपर 20 सालों। ठीक है, उन 20 सालों में एक क्वेश्चन आया, उसमें यही पूछा गया था कि भारत में जो श्रमिक वर्ग का उदय हुआ था उसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार है।
ठीक है। तो श्रमिक वर्ग के उदय के पीछे के कारण हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आगमन इसका क्यों हुआ और ये कारण क्यों जिम्मेदार है। अब आपको पता है औद्योगिकरण नाम की एक चीज होती है ना, पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण की जब भी हम लोग बात करते हैं तो भारत के अंदर एक नया रिवॉल्यूशन आया था। वो रिवॉल्यूशन अंग्रेज ही लेके आए थे। भारत के अंदर नई नई इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई, है ना, भारत के अंदर इंडस्ट्रियल विकास होना शुरू हो गया, नई इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई। और जैसे ही नई इंडस्ट्री ने लगना शुरू किया, भारत का एक मजदूर वर्ग है, भारत के अंदर एक श्रमिक वर्ग है जो ऐसी इंडस्ट्री के अंदर कार्य करने के लिए पहुंचा होगा, है ना। तो वो जब कार्य करने के लिए ऐसी जगहों पे जाया करता था, पहुंचा करता था, तो उसको बहुत सारे भेदभाव या कई सारी कमियों का यहाँ पे देखना पड़ता था कि ऐसी मुसीबतें भी हमको झेलनी पड़ेंगी भारतीय होने के नाते। तो उन संगठनों ने क्या करा, अपने तौर पर एक अलग अलग कुछ यूनियंस बनाने शुरू कर दिए, ठीक है, कुछ यूनियंस बनाने शुरू कर दिए। उन्हीं यूनियंस का यहाँ पे डिस्कशन किया गया, ठीक। कारण की अगर बात करें तो भारत के अंदर जो औपनिवेशिक शासन शुरू हुआ, उस औपनिवेशिक शासन ने मजबूर कर दिया भारत के अंदर एक श्रमिक वर्ग को खड़ा करने के लिए। दूसरा औद्योगिकरण जो भारत के अंदर हुआ, उस औद्योगिकरण ने भारतीय मजदूर वर्ग के साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए एक श्रमिक वर्ग का कहीं ना कहीं विकास किया होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप इसके अंदर मेंशन करेंगे कि भारत के अंदर किस तरीके से औद्योगिकरण या औपनिवेशवाद या फिर पूंजीवाद जिम्मेदार था भारत के डेवलपमेंट के लिए, जो श्रमिक लोगों का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो अगर आपसे कारण पूछे जाए, कारण बताइए कि भारत में श्रमिक वर्ग का जो आंदोलन है उसकी शुरुआत क्यों की गई। पहला कारण क्या बताएंगे आप, औपनिवेशवाद जो था भारत के अंदर, उसकी वजह से। औपनिवेशवाद मतलब अंग्रेज भारत के अंदर जिस तरीके से कार्य कर रहे थे, उससे भारतीय मजदूरों को जो समस्याएं हो रही थी उसके अगेंस्ट में आवाज उठा देना मजदूर अपने आंदोलन का एक हिस्सा मानते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप इसके अंदर क्या मेंशन कर सकते हो, दूसरा पॉइंट आप मेंशन करोगे इसके अंदर, जैसा हमने बताया औद्योगिकरण, ठीक है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत के अंदर आ जाना, मजदूर संगठन को या यूनियंस को ये दिखना शुरू हो गया हमारे साथ कुछ भेदभाव किया जा रहा है, दूसरा कारण। तीसरा कारण पूंजीवाद। पूंजीवाद समझते हैं ना सब लोग, कैपिटलिज्म जिसको बोलते हैं, पूंजीवाद जो कहते हैं। पूंजीवाद एक निगेटिव शब्द है, नकारात्मक शब्द के तौर पे देखा जाता है। इसलिए देखा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग होता है, जो ट्रेडर वर्ग होता है, मतलब जो ऐसा वर्ग होता है जिसके हाथ में व्यवसाय होता है, वो अपने समुदाय के जो निचले लोग हैं उनका उत्पीड़न करने के लिए जाना जाता है। उत्पीड़न का मतलब, जैसे कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, इनके नाम आप लोग ने सुने होंगे, इन्होंने पूंजीवाद का हमेशा विरोध किया। और पूंजीवाद का विरोध ये लोग इसलिए किया करते थे क्योंकि पूंजीवाद क्या करता है, नीचे जो श्रमिक लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनका उत्पीड़न करता है या शोषण करता है, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि ऊपर तबके पे बैठे हुए लोग नीचे तबके के बैठे हुए लोगों को हमेशा दबाने का काम करते हैं। अगर आया माना 100 रुपया कमाई का, तो 100 रुपये कमाई का रुपए अगर किसी के पास आ रहा है तो उसके पीछे जिम्मेदार नीचे के 10 लोग हैं जिन्होंने 10-10 रुपया कमा के दिया होगा, तभी तो 100 रुपये उसके पास पहुंचा होगा। लेकिन नीचे के तबके के लोगों को 2-2 रुपये प्रोवाइड करके 90 रुपये जेब में रख लेना, ये क्या है, शोषण है। और इसी शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसी को पूंजीवाद बोला जाता है। मतलब पूंजीवाद का मतलब जो एक वर्ग है, जो ऊपर का वर्ग है, व्यापारी वर्ग है बेसिकली, वो वर्ग नीचे के वर्ग के लोगों को हमेशा दबाने और पीड़न का कार्य किया करता है। तो पूंजीवाद एक नकारात्मक शब्द के तौर पर यहाँ लिया गया और पूंजीवाद ने विकास किया था किसका, भारत के अंदर एक श्रमिक वर्ग का, ठीक है। भारत में औद्योगिकरण के केंद्र देख लीजिए कौन कौन से थे इस समय, वही केंद्र होंगे जहां से सारे आंदोलन चल रहे हैं, जो ज्यादा सक्रिय रूप से हैं, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, ठीक है। ये औद्योगिकरण के केंद्र रहे होंगे शुरू में, ठीक। भारत में कौन कौन से आंदोलन चले, उन आंदोलन के बारे में बस यहाँ पे देखना है आपको कि कौन कौन से आंदोलन स्वतंत्रता पूर्व भारत के अंदर चल रहे थे श्रमिक वर्ग के सुधार के लिए, ठीक है। इस समय में श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिए कुछ प्रारंभिक प्रयास इसी समय में किए गए, जो लगभग 1870-80 से शुरू कर दिए गए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के अंदर श्रमिक वर्ग का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो वो प्रारंभ होने की जो एरा है वो है 1870 से 80 का एरा, जहां से लोगों ने ये समझा कि भारत के अंदर श्रमिकों को दबाना नहीं चाहिए और उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। तो ये 70 से 80 का एरा है जब मजदूरों ने या फिर श्रमिकों ने अपनी आवाज उठाना शुरू की। उसके बाद ये 1903 से 8 तक की आवाज उठी। क्यों? क्योंकि इस समय में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था,
ठीक है। 1903 के बाद से क्या हुआ, भारत के अंदर एक बात उठनी शुरू हो गई थी, बंगाल का विभाजन होगा। बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन हो गया। स्वदेशी आंदोलन जब एक बड़ा आंदोलन चला तो उसके अंदर भारत का श्रमिक वर्ग जो था, जो मजदूर वर्ग था, उसने आगे पार्टिसिपेट कर लिया। उसने आगे तुरंत पार्टिसिपेट करा। बोले क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे भी शायद कुछ राइट्स को सुन लिया जाए, हमारे भी कुछ अधिकार यहाँ पे उसकी भी चर्चा हो जाए। तो श्रमिक वर्ग ने यहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया स्वदेशी आंदोलन के तौर पे। उसके बाद 15 से लेकर 22 तक का समय है जब श्रमिक वर्ग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। इस समय में क्यों कर रहा है? दो आंदोलन बड़े चल रहे हैं इस समय। एक होम रूल लीग चल रहा है 1916 में जिसकी शुरुआत हो गई थी, और 1920 में शुरू हो गया था असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो होम रूल लीग आंदोलन और असहयोग आंदोलन ये दो बड़े आंदोलन थे जिस समय श्रमिकों ने या भारत के ट्रेडर्स ने या फिर भारत के ट्रेडर्स से बचने के लिए कुछ ऐसे मजदूर दल थे जिन्होंने अपनी आवाजें उठाना शुरू कर दी थी। वो 15 से 22 के बीच में दिखाई देगा। ठीक है, और इसके बाद के अगर आंदोलनों की बात करें तो 1942 में जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ोगे तो भारत छोड़ो आंदोलनों में भी श्रमिकों ने पार्टिसिपेशन लिया था। ठीक है, तभी वहां पर ट्रेड यूनियंस वगैरह इन सब की फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी। अभी उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, देखो भारत में ट्रेड यूनियन की जब हम लोग बात करते हैं तो व्यापार के लिए एक यूनियन बनाया गया। व्यापारिक यूनियन का मतलब जितने भी लोग इंडस्ट्रीज में वर्क करते थे या इन तरीके के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते थे उसमें वर्क करते थे, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को वर्क करने के लिए वहां पे एक यूनियन बनने लगा। ठीक है, यूनियन का मतलब बेसिकली होता है एक ऐसा संगठन बना लेना जिस संगठन में लोग मिलके क्या करेंगे, अपनी आवाज को ऊपर के प्रशासन तक रख सकते हैं, है ना। तो ये लोग क्या करते थे, एक यूनियन बना दिया करते थे। अब अगर आपसे पूछा जाए यूनियन के कारण क्या थे, तो यूनियन के कारण बहुत सिंपल से हैं। अगर इस यूनियन को बनाया गया होगा, क्यों बनाया गया होगा? क्योंकि श्रमिकों को दिखा होगा उनका किसी न किसी तरीके से शोषण हो रहा है। वो शोषण क्या, सैलरी में कमी हो रही होगी, या हो सकता है वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही होगी, या हो सकता है उनकी वैल्यू के हिसाब से लगातार गिरावट हो रही होगी। ये सब कारण रहे होंगे कि श्रमिक आंदोलन में कारण क्या रहे इन ट्रेड यूनियंस को बनाने। ठीक है, तो ये कारण के तौर पर आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। इनका गठन कहाँ कहाँ पे हुआ, किस किस समय में हुआ, उस गठन में किस किसने भूमिका निभाई है, उस भूमिका को देख लीजिए। जैसे दो राष्ट्रवादी नेता यहाँ पे वाडिया और एनी बेसेंट, इन दोनों ने एक कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद दी थी और संगठन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी कि ट्रेड यूनियंस को बनाने के लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे। और ये समर्थन इन लोग को जब प्राप्त हुआ एनी बेसेंट का और वाडिया का, तब इन्होंने क्या करा, इस संगठन को और मजबूती से बनाना शुरू कर दिया। ट्रेड यूनियंस भारतीय क्रांति में किस तरीके से योगदान अपना देते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अभी जब हम लोग ये पूरा पढ़ लेंगे तो इसका आकलन जरूर करेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे अप्रैल 1918 में एक संगठन बना जिसका नाम था मद्रास श्रमिक संघ। ठीक है, ये संगठन अगर आपको आंसर राइटिंग में आए तो वहां पे मेंशन कर सकते हो कि मद्रास में एक संगठन बना था जिसका नाम मद्रास श्रमिक संघ था। और इसको बनवाने में जिन्होंने अपना हेल्प किया था वो लोग कौन थे, एनी बेसेंट या वीपी वाडिया जैसे लोग जिन्होंने इसको बनाने में मदद की होगी। ठीक है, इसके बाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बना। ठीक है, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बना तो इस एसोसिएशन का भी मतलब ट्रेड यूनियन से ही है। इसके अंदर भी क्या हुआ था, यहाँ पे भी मजदूरों ने अपना एक संघ बनाया और यहाँ पे भी अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लोगों के सामने रखना शुरू किया। ठीक है, इसी के बाद में यहाँ पे भारत के अंदर ऐसे तमाम सारे आंदोलनों को छोड़ के एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया जिसने एक यूनियन का फॉर्म लिया था जिसका नाम था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, या इसको पूर्ण रूप से एक ऐसा दल बनाया गया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसमें देश के सभी मजदूर, पूरे देश के सभी मजदूर एक झंडे के नीचे आके खड़े हो गए। इसके अंदर ना किसी तरीके का जाति की व्यवस्था थी कि जातिवाद के तौर पर लोग वहाँ पे विभाजन हो सके, ना व्यवसाय के तौर पर विभाजन हो सकता था, ना ही किसी तरीके से लोगों के बीच में ऐसा विभाजन हो सकता था कि कौन अंग्रेजों का समर्थक है, कौन भारतीयों का समर्थक है। ये पूर्ण रूप से ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के राइट्स की बात होगी। अब वो मजदूरों का राइट का अगर भारतीय लोग भी विरोध कर रहे होंगे तो उसे भी भारतीयों के खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। ये तक इसके अंदर व्यवस्थाएं कराई गई। ठीक है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना।
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बेसिकली ये इसीलिए बना था, इसके अंदर मजदूरों का जो भी शोषण हो रहा है उसको रोकने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। भारत के काफी ज्यादा सुप्रीम लीडर्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे तो श्रद्धानंद, ठीक है, श्रद्धानंद की भी बात आती है जो इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट रहे। जवाहरलाल नेहरू ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के काफी समय तक पार्ट क्या अध्यक्ष भी बनते रहे, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए, ठीक है। ट्रेड यूनियन अधिनियम आ गया था इसी के बाद में 1926 में, जब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात हुई थी तो इसी समय में ट्रेड अधिनियम आया। ट्रेड अधिनियम के बाद में यहाँ भूमिका पड़ जाती है कम्युनिस्ट की। कम्युनिस्ट की भूमिका की बात करें तो कम्युनिस्ट मैंने दो नाम अभी आपको बताए थे, कौन कौन, कार्ल मार्क्स और लेनिन। कार्ल मार्क्स और लेनिन वो लोग हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा को जन्म दिया। कम्युनिस्ट विचारधारा है क्या? कम्युनिस्ट विचारधारा ये है कि जो विचारधारा मजदूरों के राइट्स को या मजदूरों के अधिकारों को बढ़ाने की कोशिश करे और व्यवसायिक दल जो उच्च वर्ग है उसके राइट्स को कम करने की कोशिश करे। मतलब उनका कहना है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी का राइट है जीने का तो वो मजदूरों का राइट है। सिंपल तौर पर कम्युनिस्ट की विचारधारा यही है, यही समझ लीजिए कि अगर सारे राइट्स किसी को मिलने चाहिए तो वो मजदूरों को मिलने चाहिए। ऐसा वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मजदूरी संगठन जो है या श्रमिक लोग जो है वही तो सब कुछ कमा कर दे रहे हैं, तब जाके एक ऊपर का दल जो है वो कार्य कर पा रहा है ना। तो उनका ये मानना है कि श्रमिक दल ही जो है वो, और इसकी भूमिका भारत में इतनी तेजी से बढ़ गई कि भारत के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का उदय हो गया। सीपीआई जिसको आप लोग देखते हो, जिसका आज के समय में दो दलों में विभाजन है, तो सीपीआई का भी फॉर्मेशन इन्हीं सब वजह से हुआ था भारत में ट्रेड यूनियन को बनाने के लिए। तो भारत में ट्रेड यूनियन का विकास भी इस समय में देखा गया, ठीक है। अब देखिए ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इस समय बने, मैं फिर बता दे रहा हूँ ट्रेड यूनियन सिलेबस का हिस्सा जरूर है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। एक आध क्वेश्चन आया लेकिन सिलेबस का हिस्सा है तो पढ़ाना बहुत जरूरी है ना। तो ट्रेड यूनियन अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में इसने किस तरीके से पार्टिसिपेशन किया, तो आप आंसर क्या दो? भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में ट्रेड यूनियन का पार्टिसिपेशन बताएं, क्या दोगे आंसर? भारतीय ट्रेड यूनियन, और उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, इसके लिए भी तैयार करना। ये क्वेश्चन मैंने पूछा भारतीय ट्रेड यूनियन या श्रमिक वर्ग जितने हैं ऐसे वर्गों का भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में क्या योगदान? और ये भी आपको पीछे देख भी चुके हो आप, मैंने ही पढ़ा है, अभी आपने देखा है। सर उसमें जैसे स्वदेशी आंदोलन में या हाँ वेरी गुड, एग्जैक्टली। हाँ तो यही बात है, इसका मतलब यही है। तुम ही हो एक बात है अच्छे बच्चे क्लास में जो सुन रहे हो ध्यान से, बाकी सब सो रहे हो क्या है? अभी तो पीछे बताया था, यही बात तो करते थे हम लोग पीछे कि श्रमिक वर्ग आंदोलन जितने भी हुए उन सारे आंदोलन के अंदर हम देख रहे हैं बड़े बड़े आंदोलनों में वो लोग जाके इकट्ठा होकर आंदोलन में पार्टिसिपेशन करते थे, है ना। श्रमिक वर्ग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन में भी दिखाई देता है, मतलब मजदूरों का संगठन एक भीड़ के तौर पर वहां पे दिखाई दे रहा है। तो राष्ट्रवादी आंदोलन में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन है। दूसरा देखें हम लोग होम रूल लीग में भी दिखाई दे रहा है इनका पार्टिसिपेशन, असहयोग आंदोलन में भी दिखाई दे रहा है, और भारत छोड़ो आंदोलन में भी मैंने बताया। तो इन सारे आंदोलनों में श्रमिक वर्ग का आंदोलन है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि भारत के अंदर राष्ट्रवादी गतिविधियों के अंदर श्रमिक वर्ग के आंदोलन भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर लिखने को है तो इसको इस तरीके से जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक। हाँ बताइए राष्ट्रवाद क्या है? आप लोग के अनुसार राष्ट्रवाद क्या है? बहुत बहस चलती रहती है देश भर में इसकी कि असली नेशनलिस्ट कौन है, राष्ट्रवादी कौन है, राष्ट्रवादी किसको कहते हैं, राष्ट्रवाद की क्या विचारधारा है। कुछ होगा ना संकल्प आपके मन में कि अगर आप अपने आप को राष्ट्रवादी मान रहे हो, यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रवादी मानेगा, सब मानते होंगे अपने आप को राष्ट्रवादी। तो अगर आप अपने आप को नेशनलिस्ट मानते हो या राष्ट्रवादी मानते हो तो क्यों मानते हो? क्या कारण है? हाँ बताओ सुनी। हाँ तुम्हारे हिसाब से राष्ट्रवाद क्या है? अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना और उसके डेवलपमेंट में सहायता करना। चलो ये सनी के आधार पे है। और कोई बताना चाहे? सूरज सोच और कोई गलत
ये तो समझ डिबेटेबल टॉपिक है, अपनी अपनी विचारधारा है सबकी, लेकिन कॉमन डेफिनेशन पे भी आएंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि डिबेट पे छोड़ देंगे, ऐसे आएंगे कंक्लूजन पे जरूर कि राष्ट्रवाद है क्या, लेकिन अभी आप लोग की विचारधारा थोड़ी सी जानिए। हाँ बताओ। संवैधानिक आगे क्या बोला? अनुपालन, संवैधानिक अनुपालन। अच्छा, मतलब संविधान को फॉलो करना, ये आपके लिए राष्ट्रवाद का एक तत्व हो सकता है। सर ये भी कह सकते हैं कि ये विचार या आंदोलन है। हाँ, विचार या आंदोलन। जो राज्य के रूप में मानना चाहिए। अच्छा, विचार या आंदोलन जो हम राज्य या राष्ट्र के रूप में माने। और फिर हाँ लांची क्या होता है? मैं नहीं पता, सोच रही हूँ, तब तक सोचोगे, टाइम हो जाएगा तब तक। इनके हिसाब से जैसे त्रिपाठी बता रहे हैं हो जाएगा। अच्छा, संवैधानिक के हिसाब से। अच्छा, अब लगा के क्या कर लो, कर भी कर लो, उस हिसाब से रहना चाहिए। लेकिन ठीक है, अपने अपने देखो, राष्ट्रवाद कोई एक विचारधारा थोड़ी है, राष्ट्रवाद तो बहुत सारे तत्व से मिलकर कुछ एक विचारधारा बनी होगी, है ना। तो राष्ट्रवाद के अंदर कई सारी चीजों की बात की गई होगी, उसकी बात अभी हम लोग करेंगे क्योंकि बस कुछ भी बोलो जो आपके मन में आ रहा हो, आपके लिए राष्ट्रवाद ये, आपके लिए राष्ट्रवाद अभ्युदय की कोचिंग आना है, ठीक है, बोल दो हाँ मेरे लिए राष्ट्रवाद यही हो सकता है। दिमाग में आपके यही हो कि आप पहले पढ़ लिख लो, उसके बाद कुछ कर पाओगे, तब एक राष्ट्रवाद के तत्व आपके अंदर पैदा होंगे। तो हर किसी के अंदर एक डेफिनेशन होती है कि मेरे लिए मेरा राष्ट्रवाद क्या है, सबके अंदर होता है कि वो अपने लिए या अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, ये राष्ट्रवाद का एक प्रिंसिपल हो सकता है ना, वो भी सकता है। और भी बताना चाहेगा? तुम लोग बोलना सीखो, कुछ भी बोलो, सबसे सिंपल डेफिनेशन है राष्ट्रवाद के अंदर, कुछ भी आ जाए, आपके दिमाग में जो भी चीज आ रही हो वो राष्ट्रवाद में बोलो, है ना। क्या होगा, बहुत ज्यादा गलती तो बोल सकते हो, जो जितने लोगों ने बोला कौन सा सही बोल दिया, सब गलती तो बोल। राष्ट्र हित में किए जाने वाले कार्य, हाँ ठीक है, सही है, राष्ट्र हित में किए जाने वाले कार्य भी हो सकते हैं। और राष्ट्रवाद क्या हो सकता है वो सोचो, दिमाग में और क्या पॉइंट्स आ सकते हैं आपके, जो मन में आए बोला करो, क्योंकि बोलने से आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होता है। यही मैं बता रहा हूँ कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ही एग्जाम है। पिछले वाले बैच वाले कुछ बच्चे बैठे हो ना यहाँ पे, तो आप लोग को पता होगा यहाँ पे कि मैं क्लास में बुला के यहाँ पे खड़ा कर देता था आप लोग को, सबको जितने बैठे होते थे, और सबसे बोलता था जाओ ये टॉपिक बताओ, और आप लोग बताया करते थे, है ना। उसका असर है कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के ऊपर, कुछ बच्चों पे अभी नहीं, है ना। उस पर भी आ जाएगा धीरे धीरे, तुम लोग को भी कर देंगे ऐसा करके। अभी शुरू करेंगे, ये वाली मुहिम भी शुरू करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन अभी सिलेबस को थोड़ा सा ट्रैक पे ले, है ना। एटलीस्ट कम से कम आप लोग बेसिक हो जाओ, थोड़ा सा आपको पता चल जाए कुछ चीजें हैं। राष्ट्रहित में आंदोलन नहीं कर सकते, राष्ट्रहित में आंदोलन भी कर सकते हैं। अच्छा, राष्ट्रहित के लिए आंदोलन करने का मतलब क्या? हाँ, ये उस समय का राष्ट्रवाद आपके लिए सही है, लेकिन आपके लिए राष्ट्रवाद क्या है? आप आंदोलन करना चाहते हो कहीं जाकर, ये आपके लिए राष्ट्रवाद है। अभी तो आप ऐसा नहीं चाहते हो ना, कहीं कुछ भी दिमाग में ऐसी बात नहीं, तो अभी आपके लिए राष्ट्रवाद ऐसा नहीं। हाँ, एक उसका डेफिनेशन का पार्ट हो सकता है, ठीक। चलो सुनो अब राष्ट्रवाद क्या है, और इसको अपने दिमाग के अंदर घोट के पी जाना एकदम, ठीक है। और ये बात हमेशा दिमाग में यहाँ सेटल हो जानी चाहिए। जितने बच्चे यहाँ बैठे हो उनके दिमाग में यहाँ बिल्कुल चिपक जानी चाहिए बात कि राष्ट्रवाद होता क्या है, ठीक है। राष्ट्रवाद की बहुत सारी डेफिनेशन आप अपने अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन एक डेफिनेशन राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म की ध्यान रखना कि जब भी कोई व्यक्ति किसी एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहता है, ठीक। पहला वर्ड क्या बोला हमने, भौगोलिक सीमा। जब भी कोई व्यक्ति किसी एक भौगोलिक सीमा के अंदर रहता है, वो व्यक्ति जब राष्ट्रहित में, राष्ट्रहित का मतलब, राष्ट्रहित का मतलब ये हो गया कि नेशन को फेवर करना, नेशन के अपोज में कुछ नहीं जाना चाहिए, नेशन को प्रेरित करना या उसको फेवर करना। तो वो राष्ट्रहित में अपने विचारों को रखता हुआ देश की उन्नति में बिना भाषा के, बिना वर्ग के, बिना समुदाय के, बिना रंगभेद के कार्य करना जब शुरू करे, तो ऐसा ही वर्ड आपके लिए क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद किसी एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति, और भौगोलिक सीमा की बात बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भारत की एक सीमा है,
अब सीमा के बाहर जाके ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश के अंदर कि मैं बांग्लादेश का राष्ट्रवादी बन गया, है ना, तो वो वहाँ का राष्ट्रवादी। यहाँ के राष्ट्रवादी की भौगोलिक सीमा अपने देश के अंदर, और उस भौगोलिक सीमा में रहते हुए जब भी कोई व्यक्ति ये प्रयत्न करे कि अपने देश के हित में या राष्ट्र हित में ऐसे प्रयास किए जाए जिससे देश की उन्नति या तरक्की में सहयोग मिले, तो ऐसा ही वर्ड आपके लिए क्या होता है, राष्ट्रवाद होता है। और राष्ट्रवाद ना किसी धर्म से प्रेरित है, ना ही किसी समुदाय से प्रेरित है, ना किसी जाति से प्रेरित है, और ना ही किसी रंगभेद से प्रेरित है। राष्ट्रवाद एक इंडिपेंडेंट विचारधारा है, एक स्वतंत्र विचारधारा है, और इस स्वतंत्र विचारधारा को हर कोई अपने अपने हिसाब से सामने रखता है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद उस समय से लेकर आज के समय तक अगर एक कॉमन डेफिनेशन के ऊपर चले तो वो ये कि एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहते हुए जब आप अपने राष्ट्र की उन्नति और उसके कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए कार्य करना या प्रयत्न करना शुरू कर दो, तो वो आपके लिए या सभी के लिए वो राष्ट्रवाद है। कल को आप लोग भी अभ्युदय से ऑफिसर्स बन के जाओगे, देश हित में ही तो कार्य करो, प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालोगे अगर, तो उसके अंदर ये थोड़ी अपने भतीजे भांजों को भर्तियां देना शुरू कर दो, आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, है ना, ऐसा करोगे जरूर। लेकिन ध्यान ये भी रखोगे कि राष्ट्र हित में आपके लिए क्या जरूरी है, राष्ट्र हित में आपके लिए कंपलसरी चीजें क्या है, इससे नेशन में क्या ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट क्या हो रहा है। हर एक कार्य जो भी आप करोगे उसके दिमाग में आपकी एक चीज विचारधारा हमेशा रहा करेगी, वो ये रहा करेगी कि राष्ट्र हित में मैं क्या कर रहा हूँ, देश के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, और देश में उठाया गया हर एक कदम वो कहीं ना कहीं आपका राष्ट्रवाद होगा। ठीक है, और वो जो भी कार्य आप करोगे, यहाँ से हो सकता है कई सारे लोग ऑफिसर बन के ना जा पाए, हो सकता है वो जीवन में अपने कोई और प्रयास करे, कोई और कार्य करे, हो सकता है कोई एनजीओ खोल ले, कोई ट्रस्ट खोल ले जाके, कोई ऐसी संस्था खोल ले जाके, या कोई कल को किसी जगह पे जाके अभ्युदय में पढ़ाने लगे जाके मेरी तरह, है ना, तो वो सब भी क्या करेगा, राष्ट्र हित में अपने अपने अनुसार या अपने अपने तरीके से कार्य करता रहेगा। ठीक है, तो राष्ट्र हित में कार्य आपके द्वारा बढ़ाया हुआ हर कदम जो राष्ट्र के निर्माण में कार्य में आपका सहयोग करे। ठीक है, तो राष्ट्रवाद वो है। अब इस नेशनलिज्म के विकास में कई सारे कारक या प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, जाने तो जा सकते हैं, क्वेश्चन। हाँ, हिटलर, हाँ तो हिटलर को राष्ट्रवादी वहां के लोग कहते थे, वहां के लोग, बहुत सारे लोग हिटलर को वहां का राष्ट्रवादी बोलते हैं क्योंकि वो राष्ट्रवाद के लिए कार्य करता है, लेकिन उसकी एक सोच, हाँ अभी सुन तो लो तब तुम क्लियर करना, उसकी एक सोच राष्ट्रवादिता को खत्म कर देती है। वो सोच ये, वो भौगोलिक सीमा से बाहर चला गया और उसने बोला भौगोलिक सीमा नहीं, फिर आसपास की जितनी सीमाएं हैं सारी सीमाओं पे कंट्रोल कर दिया, है ना, तो वो दूसरे देशों को अपने देश में मिलाने के चक्कर में लग गया, और उसके चक्कर में दूसरों के राष्ट्रवाद को आप खंडित नहीं कर सकते ना, अपना राष्ट्रवाद सही करने के लिए, तो ये खराब डेफिनेशन है। यही बोलना चाह रहे हैं, हाँ क्या बोलना चाह रहे हैं, हाँ होता भी तो है, होता तो वॉर भी तो होता है। अब देखो उनके लिए फिर उनका जैसे इजराइल पैलेस्टीन का इशू चल रहा है, जानते हो बहुत अच्छे से, इजराइल पैलेस्टीन के लिए इजराइल वालियों को लग रहा है कि ये सारा राष्ट्रवाद प्लस पैलेस्टीन को हमारी दायरे में मिला लेना है, उनके लिए वो राष्ट्रवाद है। फिलिस्तीन के लिए बचना, अपने देश को बचा लेना, उनके लिए वो राष्ट्रवाद है। तो जब वॉर की कंडीशन क्रिएट हो जाए तो उस कंडीशन में आप दो विचारधाराओं के राष्ट्रवाद पे बात करते हो, लेकिन वॉर की स्थिति की बात नहीं कर रहे, हम तो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे ना। हाँ चलो, अच्छा हो गया, यही था। तो देखो आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में कौन से कारण जिम्मेदार हैं? भारत के अंदर ये जो राष्ट्रवाद बातें कर रहे हैं हम लोग, ये राष्ट्रवाद पनपा कहाँ से, ये राष्ट्रवाद आया कहाँ से, और वो राष्ट्रवाद है क्या, है ना। तो भारतीय राष्ट्रवाद की जब भी बात की जाए तो भारत के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया, 1857 से पहले कोई राष्ट्रवाद नहीं था। अगर हुआ होता तो देश मिलकर लड़ रहा होता। भौगोलिक सीमा को वो देश की नहीं समझते थे, राष्ट्र के लिए मिलजुल के लड़ना भी नहीं जानते थे। लेकिन 1857 के बाद लोगों को इतनी बात समझ आ गई थी कि अगर हम लोग यूनाइट होकर लड़े होते, पूरे देश के लिए अगर लड़ा होता, भारत के लिए अगर लड़ाई की होती, तो शायद हम लोग इस वॉर को जीत जाते, है ना। तो उनके अंदर ये विचारधारा डेवलप कहाँ से हुई राष्ट्रवाद की? 1857 के विद्रोह के बाद। 1857 से लेकर 1885 का जो दौर है, ये 57 से 85 क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना तक, 57 के विद्रोह से कांग्रेस की स्थापना तक का ये जो दौर है, ये दौर सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि ये दौर भारत के अंदर राष्ट्रवाद की विचारधारा को पैदा करता है।
राष्ट्रवाद की विचारधारा को बढ़ा रहा था। हाँ सर 1857 से पहले रियासतें थी, वो अपने रियासतों के लिए लड़े थे, जो हाँ। रियासतें राष्ट्रवाद नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। राष्ट्रवाद का मतलब क्या हो गया, एक पूर्ण रूप का राष्ट्र है ना, एक देश, संपूर्ण देश की बात। उस संपूर्ण देश में कई सारे पार्ट आ सकते हैं, राज्य आ सकते हैं, रियासतें आ सकती हैं। वो क्या है, उसके वर्ग हैं, वर्गों का है। वो तो उनके लिए क्षेत्रवाद हो गया, राष्ट्रवाद का है ना, वो तो क्षेत्रवाद हो गया। तो वो अपने क्षेत्रवाद के लिए लड़ रहे थे, उन्हें वही पता था क्योंकि। लेकिन आगे चल के उन्हें राष्ट्रवाद पता चला कि नहीं, सिर्फ मेरे राज्य की बात ही नहीं, यहाँ तो बगल वाले राज्य का भी मसला है, और बगल नहीं पूरे देश के राज्यों का मसला है। तब जब हम सब मिलके प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे तो ये हमारे लिए राष्ट्रवाद है। लेकिन ठीक सर है, 1857 से पहले तो रियासतें थी, वो जितने में जिस क्षेत्र पर वो अपना राज कर रही थी, उसी को तो राष्ट्र मानते थे। तो इसका मतलब देखो मराठा अपना देश ही महाराष्ट्र को बोलते थे। मराठा अपना देश दिल्ली को नहीं बोलते थे। मराठा अपना देश बंगाल बिहार को नहीं बोल रहे थे। मराठा के लिए तो देश ही क्या था, महाराष्ट्र था। लेकिन उनके कहने से तो नहीं होगा ना, भौगोलिक सीमा नाम की भी तो कोई चीज है ना। तो जब वो भौगोलिक सीमा का आकलन किया जाएगा तब उसमें तो पूरा राष्ट्र आ रहा है। अब पूरे राष्ट्र को भी तो देखा जाएगा। ऐसे अलाउद्दीन खिलजी भी तो माना करता था, वो भी तो बोलता था कि मेरे लिए देश, मेरा दिल्ली का देश से शुरू होता है, इस तरीके से होता है। और ऐसे करके कई सारे राजाओं की बात करें तो वो अलग अलग क्षेत्र को अपना राष्ट्र मानते थे। लेकिन हम राष्ट्र किसको मानेंगे, हम तो राष्ट्र उस सारे वर्गों को मिला के मानेंगे ना, जहाँ पे हर एक भारतीय रह रहा है ना। अब उसमें वर्ग डिवाइड कर सकते हो, पूर्ण रूप से तो हम सब भारतीय हैं, लेकिन अगर डिवीजन किया जाए तो हम लोग यूपी के हैं, हम लोग बिहारी हैं, हम लोग मराठी हैं, हम लोग बंगाली हैं, ऐसे करके विभाजन किया जा सकता है ना। अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर यूपीएससी की परीक्षा में सबसे ज्यादा जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो यूपी से होते हैं। मतलब वो रेशियो अप्रोक्स 55% तक चला गया। 55% लोगों की भागीदारी उत्तर प्रदेश की है, बकाया 30 से 35% लोग बिहार के। ठीक है, तो यूपी बिहार ही घेरे पड़ा पूरे देश को। सारे प्रशासनिक अधिकारी यहीं से निकल के जा रहे हैं रिसेंट रिपोर्ट में। बच्चे बचाए जो हैं वो सब कुछ इधर उधर के साउथ इंडिया के आसपास के लोग होते हैं। तो देखिए राष्ट्रवाद, हाँ रीजन क्या है बताया तो था, पहले दिन बताया था। देखो बिहार यूपी वाला लड़का जो तैयारी करता है, या जो भी बच्चे यहाँ पे तैयारी करते हैं, वो उनके बचपन से मन में एक बात डाल दी जाती है कि आपको अधिकारी बनना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अधिकारी का रौब है, रौब चलता है। कितनी सारी पिक्चरें देख ली तुम लोग ने, मिर्जापुर से लेके पता नहीं कौन गैंग्स ऑफ वासेपुर क्या क्या देख डाला, सब यूपी बिहार की कहानी है ना। बार बार चाहे गुंडागिर्दी उठा लो, चाहे फिर दादागिरी उठा लो ऑफिसर्स की, सब यूपी में ही देखने को मिलती है। तो लोगों के अंदर इसका पैशन है। जैसे गुजरातियों के अंदर अधिकारी बनने का नहीं है, व्यवसाय का पैशन है। उन्होंने बोला व्यापार करना, तो वो व्यापारी बनना चाहते हैं वहाँ के लोग, है ना। जैसे पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी बनने का ठीक है, आतंकवादी बनना चाहते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग विचारधाराएं डेवलप होती हैं। तो यहाँ के क्षेत्र में शुरू से खून में ही है, कहीं ना कहीं कह लो कि लोग पैदा होते हैं उनके दिमाग में ये बात ही डाल दी जाती है। डॉक्टर इंजीनियर तो बाद में, पहले हमारा लड़का अधिकारी बनेगा, है ना। तो ये बात ही जब डाल दी जाती है तो वो बचपन से यही सोचता हुआ बड़ा हो रहा है। तो जब वो बड़ा हो रहा है तो ये बात उसके दिमाग में आती है ना, ये चीज होती है। हाँ वो जो बनता है देखना भी ये जाता है, मतलब जहाँ रहता है यूपी देखता है। हाँ, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी देख रहा है ना, ग्राउंड रियलिटी का इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है, और वो इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं देख लो फिर ऐसी चीजों में होता है। और लोगों को ये नहीं पता इसमें 90% फेलियर रिजल्ट होते हैं, है ना। उसके बाद में भी लोग इसी चीज में ज्यादातर लगे रहते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे माहौल बना हुआ है, और माहौल ऐसा बना है कि सब लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके उसकी तैयारी में लगे रहते हैं, है ना। फिलहाल राष्ट्रवाद आपके लिए किसी भी फॉर्म में हो, आप राष्ट्र के हित में अगर कार्य कर रहे हो, वो किसी भी फॉर्म में रह के करो, बस राष्ट्र हित में कार्य होना चाहिए। और वो राष्ट्र हित का कार्य आपके लिए किसी भी बेसिस पे राष्ट्र निर्माण में कार्य जरूर करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रवाद के कारक या राष्ट्रवाद के लिए कौन सी चीजें जिम्मेदार हैं, उसके लिए कल के क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज तुम लोग ने इतना ही झेल लिया, ठीक है, थैंक यू सो मच।